से क्लास लेगा, लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, पर आज देखोगे आफ्टर सेशन आपको विल बी इजीली हैंडलिंग कोट। एक कोट मैं हमेशा बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वैसे तो मैं कोट में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल टाइप का आदमी हूँ, बट आई टेल यू समथिंग, सिविल सर्विस में अगर पूरा प्रिपरेशन को एक लाइन में समझाना हो ना तो वही है कि इफ यू डोंट रिपीट कॉन्सेप्ट्स यू विल रिपीट अटेम्प्ट्स। ये है, ये मूलभूत सच है। आप अगर कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे तो आप बेटर प्लेस्ड हो, नॉट जस्ट की पढ़ना सॉल्व करना। अगर आप कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करोगे तो अटेम्प्ट देते रह जाओगे, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो चालू करते हैं। सीधा क्लास छोड़ के आए, नेहा थैंक्स, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गाइस। एक चीज थोड़ा नोट कर लीजिए प्लीज बिफोर वी गो फॉरवर्ड, एक चीज नोट कर लीजिएगा, कल हमने शेड्यूल 2 के अंदर लाइन टेल्ड मकाक के बारे में लिखा है। शुभम गुड आफ्टरनून, आई एम गुड, हाउ आर यू। लाइन टेल्ड मकाक के बारे में लिखा है, उसको प्लीज काटो उधर से। आई मस्ट थैंक विकास फॉर दिस करेक्शन, उसको काटिए उधर से, ठीक है, वो गलत है। अच्छा उसके बाद बिल अभी मैं आपको करेक्शन कराता हूँ। एक और चीज बताइए, शेड्यूल जो प्लांट वाला है अपना शेड्यूल 6, क्या उसमें हमने लिखा है कि अ प्लांट कैन बी कल्टीवेटेड विद प्रायर परमिशन ओनली? क्या वो लिखा है हमने? मैंने लिखा ही नहीं था। शेड्यूल 6 में लिखा होगा हमने, जहाँ पे प्लांट वाला था कि द प्लांट कैन ओनली बी कल्टीवेटेड विद प्रायर परमिशन, ब्रैकेट में वहां पे लिख डालो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लाइसेंस चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा था गन से गुलाब वाला, यू कैन नॉट गो अहेड एंड जस्ट ग्रो एनीथिंग, आपको सरकार से लाइसेंस चाहिए, तो लिख लीजिए ब्रैकेट में उधर लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। ओके, दिस कपल ऑफ करेक्शंस था। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, कल वाला डिस्कशन चालू रखेंगे। कल हमने फिनिश कहां किया था गाइस? हमने एनटीसीए पे फिनिश किया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। मैं वही करेंगे, अभी करेंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी पे फिनिश किया था ना। ओके, तो लेट्स जस्ट गो फॉरवर्ड, और उसके बाद एक से एक और अपना बॉडी रह गया व्हिच इज द डब्ल्यूडब्ल्यूसीबी, तो वो पहले कर डालते हैं, उसके बाद मैं आपको शेड्यूल 1 2 का सारे एनिमल्स दिखा दूंगा जो मोर इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एनटीसीए के बाद ही नेक्स्ट पॉइंट है अपना द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ओके, नेक्स्ट बॉडी है ये, ओके, स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया। ठीक है, अब समझो इसको, थोड़ा सा मैं इजीली आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल गाइस, आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कंपेयर करो। ओके, अब आपने मूवीज में भी देखा है, आप जानते भी हो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो ऑफिसर्स जो लोग होते हैं उनको फॉर एग्जांपल डायरेक्ट पुलिसिंग तो नहीं पर इनडायरेक्ट पुलिसिंग में वो काम करते हैं, रेड वगैरह मार सकते हैं ना, दे कैन गो अहेड एंड इन्वेस्टिगेट, दे हैव दैट अथॉरिटी, राइट। करेक्शन लिखा दो। ओके, पहला वाला करेक्शन था जो हमने मकाक वाला पॉइंट लिखा था, लायन टेल्ड मकाक, मैं करेक्शन लिखा दे रहा हूं, प्लीज नोट कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिएगा, वैसे थोड़ा सा रॉन्ग मिस्टेक हुआ था, रॉन्ग मिस्टेक। लायन टेल्ड मकाक ये जो हमने शेड्यूल 2 में लिखा था इसको हटाइए, और नंबर 2 जो प्लांट्स वाला हमने लिखा था शेड्यूल 6 में, ओके, उसमें लिख दीजिए बस लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन। तो वो सारे प्लांट्स के लिए आप ऐसे ही बस कल्टीवेट नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, परमिशन इज रिक्वायर्ड, बस यही दो करेक्शंस हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, तो आपने देखा है ना, प्लीज रेस्ट्रिक्ट ग्रुप चैट। शेड्यूल 1 में तो वर्मिन हो ही नहीं सकता ना साक्षी, शेड्यूल 1 में तो हाईएस्ट प्रोटेक्शन आप दे रहे हो, करेक्ट। वर्मिन क्या है कि आप टाइम टू टाइम गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगा कि हां भाई ये पर्टिकुलर एनिमल बहुत पब्लिक न्यूसेंस से लॉस कर रहा है, तो इट कैन बी ट्रीटेड एज वर्मिन। ठीक है, चलो वर्मिन का भी अगर आपको थोड़ा सा नोट से मैं दिखा देता हूं एक स्लाइड में, डोंट वरी, विल डू दैट ऑल टुडे। इसको देखो फटाफट करते हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आपको जैसे पता है कि सीबीआई का ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडायरेक्ट पुलिसिंग कर सकता है, यू हैव सीन स्पेशल 26 में वो रेड वगैरह मार सकते हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट विद लिटिल डिफरेंट पावर्स व्हेन इट कम्स टू से प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, ये इलिसिट ट्रेड एक्टिविटीज, ये सब में थोड़ा सा ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करता है। परमिशन नीडेड लिखा था ना, तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेड्यूल 5 सॉरी, ठीक है, ओके, गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब चलिए ये लिखते हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में थोड़ा लिख डालो फटाफट। मैंने कल जो सवाल दिया था आप लोगों ने सॉल्व किया उसको, डिड यू सी? कितने सवाल निकल सकते हैं सिंपल सा, चार हमने कितने हार्डली हमने गिना के करीब 10-15 एक्स देखे, पर कितने सवाल निकल सकते हैं फ्रेंड्स। और आप देखो जाके उधर, हाँ आप जाके उधर देखो कितने परसेंट कैंडिडेट सही कर रहे हैं, आप समझ जाओगे कि कितने लोग सही तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। ओके, नेवरदलेस चलो वो तो आपको पता है, हैप्पी फॉर यू, जिनको नहीं पता है उनको मैं ऑब्वियसली मौका मिलेगा तो जरूर मैं डिटेल में बताऊंगा। लेट्स डिस्कस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, यहां पे सेकंड पॉइंट लिखिए स्टैट्यूटरी बॉडी के बाद फटाफट लिख डालते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, बहुत काम करना है इसमें। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स फॉर द और दिस वर्क्स फॉर कॉम्बैटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन्वायरमेंटल क्राइम इन द कंट्री। ठीक है, ये क्राइम को नेगेट करने के लिए काम करता है। क्या काम करता है? इंटेलिजेंस गैदरिंग। ओके, प्लस जो इंटेलिजेंस आया वो स्टेट को कम्युनिकेट करेगा, वो कम्युनिकेशन टू स्टेट्स, प्लस इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, जितने सारे एजेंसी से साथ में उसको कोऑर्डिनेट करेगा वो, प्लस ये लिख लीजिए ऐसे, प्लस एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन एग्जिम पॉलिसी रिलेटेड टू एनवायरमेंट। ओके, दिस इज इन अ नटशेल द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। प्लीज इतना बस याद रखना कि ये सीबीआई से कैसे अलग है। सीबीआई के पास बहुत लार्ज पावर है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बस एक नोडल अथॉरिटी जैसा समझो। ठीक है, इनके पास ऑन द फील्ड ऑफिसर्स नहीं होंगे, इनके पास ऑफिस में बैठ के ऑब्वियसली इनके मतलब आप देखोगे 5 रीजनल ऑफिसर्स हैं, काफी कुछ है, पर ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करेंगे, और जो इंटेलिजेंस आएगा ना वो स्टेट पुलिस को देंगे, ये खुद से रेड मारने नहीं जा सकते। गॉट इट फ्रेंड्स, क्लैरिटी आ गया? सर प्लीज रिपीट इट, सेक्शन 5 और 6, अरे कौन सा प्लांट्स वाला? सेक्शन 6 है ना फ्रेंड्स, शेड्यूल 6 इज प्लांट्स, सेक्शन 5 इज वर्मिन ना, कल ही तो हमने लिखा था पूरा का पूरा। हाँ, 1 इज द हाईएस्ट प्रोटेक्शन, 2 इज थोड़ा लेस प्रोटेक्शन, 3 एंड 4 में बर्ड्स वाला कांसेप्ट है, 5 वाला वर्मिन है, 6 वाला प्लांट है। ये प्रीवियस था बाय द वे, ये थोड़ा चेंज हुआ रिसेंटली, तो वो भी अब आज देखना है हमने। चलिए वंस वी हैव डन दिस, ये हो गया, उसके बाद लेट्स क्विकली गो अहेड एंड राइट डाउन द एनिमल्स, मोर इंपोर्टेंट एनिमल्स, क्योंकि आपको मैंने ये लिस्ट नहीं लिखा था कल, तो ये लिस्ट लिखो फ्रेंड्स, शेड्यूल 1 वाले जो मोर प्रोमिनेंट एनिमल्स हैं, ठीक है, और हम शेड्यूल 2 वाले भी लिखेंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए लिखते हैं फटाफट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके एमसीक्यूज भी डेवलप हो सकते हैं काफी सारे। ओके, चैट थोड़ा रोक के रखो फ्रेंड्स। सर लिखना है, लिखा नहीं आप लोगों ने? लिखो लिखो, क्या हो गया? दिस करेक्शन इज इनकरेक्ट, हैज टू कम अंडर, एक मिनट हैज टू कम अंडर शेड्यूल 5। अदिति, शेड्यूल 5 इज टू डू विद वर्मिन, दिस इज टू डू विद दोस पर्टिकुलर प्लांट वैराइटीज, पिचर प्लांट, ब्लू वैंडा, जो हमने लिखा होगा। करेक्ट, करेक्ट, माय करेक्शन इज नॉट इनकरेक्ट, इनफैक्ट आई डोंट थिंक आई एम, आप बताओ मुझे व्हाट इज एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, ट्रेड रोकने की बात हो रही है ना। अब देखो जानते हो इसका प्रॉब्लम क्या है? अब देखो समझो थोड़ा, आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को
आउटलॉ कर दिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। मान लो टाइगर का स्किन आप नहीं ले सकते, पोजीशन में नहीं ले सकते, पर मान लो आपको बेचना हो वो, तो चलो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में साइट्स है, बट व्हाट हैपेंस इन इंटर कंट्री ट्रेड? चलो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज द लार्जर एक्ट फॉर श्योर, पर व्हाट हैपेंस, मान लो मैंने आपको तुमको बेच दिया, किसको पता चलेगा? तो वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। अब ये क्या करेगा, ये नोटिफिकेशन निकालेगा कि हाँ भाई ये फलाना फलाना ये अभी आजकल ज्यादा डिमांड में है, तो उससे पता क्या होता है, फ्यूचर्स मार्केट या जो हम कहते हैं स्पेकुलेशन मार्केट, उसमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है। तो देखो मोटिवेशन क्या होती है कि हम टाइगर के स्किन का हम से सप्लाई ही तोड़ दे, पर आप जहाँ पे स्पेकुलेशन वाला मार्केट है वहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाता है टाइगर का स्किन का दाम, तो और ज्यादा इंसेंटिवाइज हो जाता है पोचिंग। समझो, दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी क्रिटिसिज्म्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ऑर्गेनाइज एनवायरमेंटल ट्रेड, जो लोग पोचिंग करते हैं और उसके बाद पोचिंग किया तो क्यों किया? फॉर एग्जांपल पोचिंग किया, आपने टाइगर का स्किन लिया या वन हॉर्न राइनोसेरोस का आपने हॉर्न लिया, तो वो बेचने के लिए करोगे ना, तो वही है ऑर्गेनाइज्ड एनवायरमेंटल क्राइम। क्या है? पोचिंग प्लस जो आपने एनिमल जो मार के लिया उसको बेचने की तैयारी। इसको रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करता है, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन करता है, स्टेट पुलिस होगा वहां पे, आपका एक इंटेलिजेंस ब्यूरो होगा वहां पे, करेक्ट, ऑल ऑफ देम विल कम टुगेदर। मान लो बॉर्डर एरियाज है तो आपको पैरामिलिटरी एजेंसीज होंगे, एसएसबी, बीएसएफ, जो भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, करेक्ट। और उसके बाद भारत सरकार को ये एडवाइस करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की तरफ कि हाँ भाई देखो हमारे यहाँ ये सीन है, तो हमें शायद इसके प्रतिबंध में इस हिसाब से लगाना चाहिए। एडवाइजरी रोल है, भारत सरकार माने या ना माने वो उसके ऊपर बस एडवाइस कर सकता है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? कमेंट सबका विजिबल है, अभी कमेंट चैट मेरे पे वो नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? व्हाई स्किन इज इन डिमांड? आप देखो ना बड़े-बड़े घरों में, आप राजकुमार का फिल्म देखो पहले में, इट इज यूज्ड एज अ डेकोरेटिव आइटम, इट इज यूज्ड एज अ रिलीजियस आइटम। हां, टाइगर के नाखून में आप कहा जाता है कि बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स होता है, आई एम नॉट श्योर कितना होता है, पर ये मार्केट है उसका। तभी तो टाइगर के नाखून, टाइगर का स्किन, टाइगर के व्हिस्कर्स, जो उसकी मूंछ होते हैं, वो सब काफी डिमांड में रहता है। एक-एक उसका टाइगर का आप देखोगे वो लाख-लाख, 10-10, 20-20 लाख का बिकता है वो। तो जब मार्केट है तो सप्लाई तोड़ना जरूरी है ना, तो वही वो कर रहे हो आप। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये काम करता है। ये पूरा चीज लिखिए फटाफट, लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कमेंट सबका रहेगा, थोड़ा ध्यान देंगे। चलो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड राइट अबाउट शेड्यूल 1 एनिमल्स फर्स्ट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वाले वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसमें लिखो शेड्यूल 1 में सबसे पहले आप हम डाउट्स लेंगे फ्रेंड्स, डोंट वरी, ओके। गिव मी सम टाइम, पहले हम थोड़ा पीछे चलेंगे, वी हैव टू फिनिश इट, ओके। यहां पे लिखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आपको जानना जरूरी है, डुगोंग, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। डुगोंग, डुगोंग इसे हम कहते हैं, ठीक है। लिखते चलो मेरे साथ, फिशिंग कैट, गोल्डन कैट, ठीक है। प्रोमिनेंट वाले बता रहा हूं जो पूछा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉर्क्यूपाइन भी होता है, पर वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन यू हैव वुल ऑफ गिबन, नंबर 5। ये लिस्ट वैसे पूरा का पूरा लिस्ट ना मैं आपके लिए अपने इंस्टा ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पर ये इंपॉर्टेंट वाले तो लिखो जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आपसे डिमांड किया जाता है कि आपको पता हो। लायन टेल मकाक इधर है, ओके। देन यू हैव रेड पांडा, देखो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इनको दिया जाएगा। रेड पांडा लिखिए, ठीक है। अपना लायन, ऑब्वियसली अपना इंडियन लायन। अच्छा, हमारे पास दो तरह के वाइल्ड एसेस होते हैं, एक होता है रन ऑफ कच्छ में, एक होता है कोल्ड डेजर्ट में, दोनों इसी में आते हैं। 8 नंबर इंडियन वाइल्ड एस, रन ऑफ कच्छ वाला, और टिबेटन वाइल्ड एस नंबर 9, ओके। नंबर 10 देखते चलिए। लंगूर लिखा है, गिबन लिखा है, लंगूर, गोल्डन लंगूर, देख रहे हो, दे विल बी ईदर बी इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ओके। उसके बाद मार्खौर लिख लो, ओके। मार्खौर अभी रिसेंटली को आया था ना, पलालाज कैट, पलालाज कैट ये भी है इसमें, ये इंपॉर्टेंट लिख लेना गाइस, न्यूज़ में आया था अभी, दिस वाज इन द न्यूज़। मार्खौर 13, पलालाज कैट, मार्खौर, रेड पांडा लिखा था, स्नो लेपर्ड भी है, स्नो लेपर्ड, ओके। ये कुछ प्रोमिनेंट वाले हैं। टोटल अगर आप देखोगे तो इन योर शेड्यूल 1 यू हैव अ टोटल ऑफ करंटली 41 एनिमल वैराइटीज, एनिमल स्पीसीज, ठीक है। मैं पूरा का पूरा लिस्ट में आपके लिए उधर डाल दूंगा, यू हैव लुक फ्रॉम देयर, ठीक है। एलिफेंट नहीं है फ्रेंड्स, वही तो मैं बता रहा हूं अभी, देखो इसमें लिख सकते हो राइनो है बाय द वे, नंबर 14 अगर आप चाहो तो लिख लो, इसमें राइनो है अपना। अब देखो कैसे डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है, ओके। नाउ लेट्स लुक एट शेड्यूल 2, चलिए फटाफट शेड्यूल 2 में लिखिए, रिमेंबर वी हैव सीन द फोटो ऑफ द बाइसन, फ्रेंड्स बताओ मुझे बाइसन का फोटो मैंने देखा था, वैसा भारी भरकम, वो एक ऐसा गाड़ी को आके मारेगा तो गाड़ी उड़ जाएगा, वो शेड्यूल 2 में है, ओके। और यहाँ पे मोर इंपॉर्टेंट की बात लिखोगे, जो मकाक्स हमारे हैं, फर्स्ट लिखिए क्रैब ईटिंग मकाक, लाइन टेल मकाक इधर है, यहाँ पे लिखिए क्रैब ईटिंग मकाक, ओके। क्रैब ईटिंग मकाक, देन यू हैव स्टंप, स्टंप वाला भी है, स्टंप टेल्ड मकाक, और एक पिग्मी होगा, स्टंप टेल्ड मकाक, नंबर 4 क्रैब ईटिंग स्टंप, इसका जो पिग वाला होगा, पिग टेल्ड मकाक, ओके। यहाँ पे राइनो है ना, राइनो लिखा है, एलिफेंट यहाँ पे, ओके। एलिफेंट इज हियर, एलिफेंट, राइनो, और एक बार बेयर, बेयर इधर, नंबर 7 पिग एलिफेंट, बेयर, राइनो उधर है, बाइसन इधर है, एंड देन यू हैव जो गंगा में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, डॉल्फिन्स, ठीक है। शेड्यूल 2 में टोटल ऑफ 41, उधर है 23 एनिमल्स, टोटल 23 एनिमल्स। ये लिस्ट अगेन आई विल बी शेयरिंग ऑन माय टेलीग्राम, ठीक है, कंप्लीट लिस्ट ऑन टेलीग्राम, तो ये वाले आपको याद रखने पड़ेंगे, आई सजेस्ट याद रखो। देखोगे क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली इनके बारे में पूछा जाता है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली, ठीक है। टाइगर बताओ कहां आपके हिसाब से कहां होना चाहिए गाइस, मैं तो इंक्लूड नहीं कर रहा उसको क्योंकि आई नो कि टाइगर कहां पे, मुझे बताइए वेयर डू यू थिंक टाइगर विल बी, ऑब्वियसली इन द हाईएस्ट कैटेगरी, नो, करेक्ट। आप देखो आपका रेड पांडा, हुल ऑफ गिबन, टाइगर यहाँ पे, लायन जब यहाँ पे तो टाइगर भी इधर ही होगा, ठीक है। लिखो 15 में टाइगर, गॉट इट। सो दिस वाज द पार्ट दैट वी हैड लेफ्ट यस्टरडे, यहां तक हमें फिनिश कर लेना था कल, पर कोई बात नहीं, कल आप लोग थक गए थे, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली गो अहेड एंड अंडरस्टैंड, हमने कर लिया है 8 शेड्यूल कर लिया, अमेंडमेंट्स, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, आज का पूरा स्लाइड में यही है फ्रेंड्स, लिखना है और कुछ नहीं है। अमेंडमेंट्स टू डब्ल्यूपीए कितने बार अमेंड हुआ है, अमेंडमेंट्स टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, लिखते चलिए फटाफट। सबसे पहला बार अमेंड हुआ था
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंडमेंट 1991. ओके, अमेंडमेंट था फर्स्ट 1991. नॉट इंपॉर्टेंट टू नो. ओके, कोई ऐसा कुछ नहीं है उसमें जो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना पड़े. ओके, उसके बाद आया था नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंडमेंट ऑफ 2002. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हुआ था वो हुआ था, याद है हमने क्या लिखा था गाइस? गो बैक टू योर सेक्रेड ग्रोव्स वाले नोट्स. वहां पे हमने एक लाइन जोड़ा होगा, सेक्रेड ग्रोव्स आर प्रोटेक्टेड अंडर कम्युनिटी रिजर्व्स अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. लिखा था हमने. मुझे बताओ. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मेन डिफरेंस. वन इज गिवन अ हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, वन इज अ लोअर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. मतलब क्या हुआ? अगर एक को मारोगे तो जेल टर्म ज्यादा होगा, एक को मारोगे तो जेल टर्म कम होगा. बस यही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है वन और टू में. उसमें लिखा था. तो मतलब क्या यहां पे लिखे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंडमेंट 2002 का. इट इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी रिजर्व. लिखो सर, कम्युनिटी रिजर्व. दो चीज इंट्रोड्यूस किया था इसमें, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व. ये अभी हम दोनों समझेंगे क्या होता है. ठीक है, वंस यू फिनिश द अमेंडमेंट्स उसके बाद हम सबसे पहले ये करेंगे कि कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व का डिफरेंस क्या होता है. ओके, नंबर 3 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ये नेक्स्ट अमेंड हुआ था 2006 में, अमेंडमेंट ऑफ 2006. ठीक है, उसमें लिखिए कि फाइनली इंट्रोड्यूस हुआ था आपका फॉर्मेशन ऑफ द एनटीसीए, फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. ओके, नंबर 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और अब अमेंडमेंट है 2022 का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. ये नेक्स्ट स्लाइड लिखो, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 बताते हैं आपको. क्विक जल्दी लिखिए फटाफट फ्रेंड्स. आई विल एक्सप्लेन ऑब्वियसली कंसर्न कम्युनिटी रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो फिर वो पॉइंट क्या हुआ वो बताने का, वो तो कोई भी आपको बता देगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं. लिखा गाइस, अब लिखेंगे अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 अमेंडमेंट क्या क्या हुआ था. लिखिए, अमेंडमेंट 2022 ऑफ WPA 1972. पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ स्पीशीज अंडर प्रोटेक्शन. ठीक है, पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट इट इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीशीज अंडर प्रोटेक्शन. ओके, नंबर 2, because of this amendment India was fully integrated with CITES provisions. या समझेंगे CITES के provisions क्या क्या होते हैं. CITES जो इंटरनेशनल ट्रेड रोकने के लिए था. रिमेंबर फ्रेंड्स, कल हमने थोड़ा सा आपको बताया था. आज CITES डिटेल में देखेंगे. पर बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट आर्टिकल 253 अगेन देखो, यू आर मेकिंग चेंजेस टू योर डोमेस्टिक लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू एन इंटरनेशनल ट्रीटी. तो साइट्स के जो मैकेनिज्म्स हैं उसमें देखोगे कंट्रीज को रैंकिंग किया जाता है. अभी लिखो मत, समझो बस. कंट्रीज को रैंक करते हो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, कि वो हमारे दिए हुए गाइडलाइंस को कितना अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में कर पाते हैं. साइट्स कुछ एक गाइडलाइन निकालेगा, तो भारत सरकार ने उन गाइडलाइंस को अपने लेजिस्लेशन में इंकॉर्पोरेट करना है. उसके लिए ये अमेंडमेंट जब हुआ उसके बाद देखा कि आपने, आप देखोगे इंडिया बिकेम अ सीनियर मेंबर. तब तक थोड़ा सब सीनियर या जूनियर मेंबर था, अब सीनियर मेंबर हो गया बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट. नंबर 3 लिखिए, पॉइंट 3. अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखोगे आप? इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ शेड्यूल्स. अभी तक हमने पढ़ा हमारे टोटल शेड्यूल्स थे 6. अब देखोगे द नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू 4. सबसे इंपॉर्टेंट, अब बस 4 शेड्यूल है अपने. ओके, सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं, शेड्यूल 1. ओके, लिखिए वहां पे फटाफट लिखते चलो. शेड्यूल 1 एनिमल स्पीशीज हाईएस्ट प्रोटेक्शन, जो अभी था कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. ओके, शेड्यूल 2 शेड्यूल 2 सेम, एनिमल स्पीशीज लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन. ठीक है, थोड़ा सा कम. शेड्यूल 2. शेड्यूल 3 इट इज फॉर प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज, जो कि आपका पहले में शेड्यूल 6 था, वो अब शेड्यूल 3 हो गया. सेम प्रोविजंस, बस नाम वो नंबर चेंज हो गया. ओके, और शेड्यूल 4 लिखो. सबसे इंपॉर्टेंट जो नया एडिशन है इसमें शेड्यूल 4 में आर द शेड्यूल्ड स्पेसिमेंस अंडर साइट्स फ्रेमवर्क. साइट्स के रिकमेंडेशन के हिसाब से आपने एक अलग शेड्यूल बनाया है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए. ठीक है, भारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान. वन में फर्स्ट वर्ड क्या? इंक्रीज्ड. यह इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीशीज. उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस हम साइट्स के साथ फुली इंटीग्रेट हो गए. अब आप समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि देखो आपने शेड्यूल बदल के साइट्स का जो एक रिकमेंडेशन है उसको एक शेड्यूल में आपने इंक्लूड कर दिया. तो हमने क्या क्या ड्रॉप किया फ्रेंड्स? एक हमने ड्रॉप किया वर्मिन वाला हट गया है कि नहीं? बताओ मेरे को, कौन सा ड्रॉप हुआ? क्या क्या चेंज किया हमने, बताइए. हमने शेड्यूल 5 ड्रॉप किया. और क्या ड्रॉप किया हमने? क्या हमने 3 और 4 को इसी में एसिमुलेट कर दिया 1 और 2 में? 3, 4 एंड 5 हमने ड्रॉप किया. क्लियर है? 3, 4 एंड 5 को हमने मर्ज कर दिया है 1, 2 में. 6 को हमने बना दिया है 3, और 4 जो है अब नया प्रोविजन है साइट्स का. तो लिखो उसको, प्लीज राइट दिस डाउन. साइट्स अभी समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे आज. इसमें मैं बताता हूं, संडे में आपको क्लास लगा था. ठीक है, 6 को ड्रॉप नहीं किया है, 6 को आपने इधर इंक्लूड कर दिया है प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज में. बस 6 को आपने लिखो, प्रीवियसली शेड्यूल 6. ओके, इसमें आपने 3 और 4 को इंक्लूड कर दिया है. ओके, एंड शेड्यूल 5 जो वर्मिन वाला है वो ड्रॉप हो गया, वो हटा दिया शेड्यूल 5 वर्मिन वाला. क्लैरिटी आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ो. एक और चीज आपको लिखना है, मैं इसी में लिख देता पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं. पॉइंट नंबर 4. अच्छा, एक मेजर कन्वर्सेशन चल रहा था हाथियों को लेकर. ठीक है, आप देखोगे 2022 के पहले आप लोग तो शायद न्यूज़पेपर पढ़ना चालू नहीं किए होंगे. उस टाइम एक मेजर आर्टिकल्स छपते थे हर दिन हिंदू एक्सप्रेस में कि आपके साउथ में कुछ मंदिर में, स्पेशली इन केरला, यू हैड द ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग हाथी.
करेक्ट। पर आप जानते हो कि हाथी को हमने प्रोटेक्शन दे रखा है, करेक्ट, इंडेंजर्ड भी है इंडियन केस में। तो वो उठाया गया कि क्या ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन है कि आपके टेंपल्स, आपके रिलीजियस प्लेसेस पे हाथी रहता है। तो उस कंसर्न को नेगेट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोविजन जोड़ा गया। तो उसको हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, यूज ऑफ एलिफेंट। प्लीज राइट दिस डाउन, यूज ऑफ एलिफेंट। ओके, यूज ऑफ एलिफेंट फॉर रिलीजियस पर्पसेस, लिख डालो उधर। हाँ, यूज ऑफ एलिफेंट फॉर रिलीजियस other purposes, use of elephant for religious or other purposes, allowed. Okay, that is all. बस harsher penalties लिख सकते हो, harsher sentences plus penalties introduced. थोड़ा सा आपने वो बढ़ा दिया punishment अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तोड़ोगे तो। ठीक है, गॉट इट। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के चलते आपके यूजुअली प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर कंजर्वेशन के लिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए। पहले कौन सा शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट एलिफेंट? देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था ठीक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद 1973 में, ये शुरू हुआ था 1992 में, ये भी चलते हैं। साथ ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आल्सो हैज प्रोविजंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। इसको यहां ऐसे लिखो और फिर यहां पे ऐसे ड्रॉ करके, ऐसे ड्रॉ करिए और लिखिए कम्युनिटी प्लस कंजर्वेशन रिजर्व्स। अब हम कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व समझते हैं, चलिए लेट्स गो अहेड। आर यू गेटिंग इट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमारे 3 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, सबसे पहले आया प्रोजेक्ट टाइगर। पर आप देखोगे कि उससे मोर इंपॉर्टेंटली इट हैज प्रोविजन फॉर मैनेजमेंट ऑफ दिस कॉरिडोर्स, और ये कॉरिडोर्स ही है कम्युनिटी और कंजर्वेशन रिजर्व जो हम समझेंगे, ठीक है। गॉट इट? राइट डाउट टू योर फ्रेंड्स। सर व्हाट अबाउट बर्ड प्रोटेक्शन? बर्ड प्रोटेक्शन इज गॉन इन 1 and 2 भाई। सबसूम कर लिया ना उसने, ऑब्जर्व कर लिया, 1 और 2 ने। अब सारे बर्ड्स को थोड़ी ना आप एक जगह डालोगे, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ थ्रेट। आपने कुछ को 1 में डाला, कुछ को 2 में डाला। सर इजंट अदर पर्पसेस वेग टर्म? जानते हो अदर पर्पसेस क्यों किया गया है? इट इज नॉट टू डू विद कि आप उसको सर्कस में नचवा सकते हो, वो तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो। पर आपका मैसूरू में एक बहुत पर्टिकुलर फेस्टिवल चलता है, दशहरा फेस्टिवल। देखा है आप लोगों ने? सुना है मैसूरू कर्नाटका में एक दशहरा फेस्टिवल होता है। उधर पे वहां पे यू हैव एलिफेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोसेशन। देखा है आपने दशहरा फेस्टिवल के टाइम? करेक्ट। सो फॉर दोस पर्पसेस अब लोग, एक्टिविस्ट लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या ये क्रूएल्टी नहीं है कि आप हाथी को ऐसे कर रहे हो, पहना के घुमा रहे हो, ये वो सब कुछ। सो टू गो अहेड एंड, क्योंकि उसके अंदर वो लीगैलिटी का कांसेप्ट आ जा रहा था, इसलिए उन्होंने अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको लीगलाइज कर दिया फॉर द टाइमिंग। ऑब्वियसली इसका भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, बट दैट इज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड माय कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व। चलो फटाफट, कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व सबसे पहले हम समझते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। हमने वहां पे क्या लिखा था अपने सेक्रेड ग्रोव्स में कि वो कम्युनिटी रिजर्व के अंदर आता है ना, चेक करना। हमने सेक्रेड ग्रोव में क्या लिखा था? इट इज लिस्टेड अंडर कम्युनिटी रिजर्व्स अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, वो डिफरेंट है थोड़े। अभी देखो, कंजर्वेशन रिजर्व्स फंक्शन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ, लिखिए द फंक्शन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ, लिखिए प्रिजर्वेशन ऑफ लैंड, सी एंड हैबिटेट, लैंड, सी, हैबिटेट ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ ऑफ फ्लोरा प्लस फौना। ओके, पहली बात तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट, conservation reserves are state owned areas near national parks, state owned areas near, ये NP है नेशनल पार्क और ये WS है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ओके, यप। इसका नाम क्या है, मैं भूल गया यार। द नेम ऑफ द कंजर्वेशन रिजर्व, तिरुप्पा कुछ तो नाम था, तिरुप्पा, फॉरगेट द नेम, समथिंग तिरुप्पा, तिरुप्पा दाईमाथुर। चेक कर लेना गाइस। हु डिक्लेयर कंजर्वेशन रिजर्व एरिया, लिख तो दिया उधर। नोटिफिकेशन फॉर कंजर्वेशन रिजर्व इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, हां राज्य सरकार करती है इसका नोटिफिकेशन इशू, कंसल्टेशन होता है, इवेंचुअली नोटिफिकेशन इशू करता है स्टेट गवर्नमेंट। नंबर 2 रिपीट करिए, कंजर्वेशन रिजर्व आर स्टेट ओन एरियाज नियर नेशनल पार्क। अच्छा के सॉरी लिख दिया मैंने, नियर नेशनल पार्क।
नेशनल पार्क के आसपास का एरिया फ्रेंड्स, ऐसे देखो, ये मान लो आपका नेशनल पार्क है ना, हाँ, तो इसके आसपास का एरिया आप देखोगे कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर देंगे। उससे क्या होता है, इसके थ्रू यहाँ पे भी आप थोड़ा सा बफर जोन क्रिएट कर लेते हो एक तरीके से। कंजर्वेशन के हिसाब से देखो, आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा एक नेशनल पार्क और सिविलाइजेशन के बीच में बफर जोन चाहिए, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बना देता है कंजर्वेशन रिजर्व। बस वहाँ पे क्या करते हैं आप, स्टेट गवर्नमेंट पैसा लगाता है ताकि आपका वहाँ पे इकोसिस्टम मेंटेन रहे, क्योंकि बफर ट्रांजिशन एरिया है, बस वो स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी है। इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व आया था तमिलनाडु में, तिरुप्पादाई मराथुर, मेरे ख्याल से वो नाम है, तिरुप्पादाई मराथुर, चेक कर लेना, तिरुप्पादाई मराथुर, चेक कर लेना, मेरे ख्याल से ये नाम है, समथिंग तिरुप्पा, आई डोंट फॉरगेट, तिरुप्पादाई माराथुर, करेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट, वही स्पेलिंग है, तिरुप्पादाई माराथुर, थोड़ा आगे पीछे होगा पर ठीक है, ऑप्शन तो मैं मार्क कर ही देता फॉर श्योर। ठीक है, तो ये है कंजर्वेशन रिजर्व। अब कम्युनिटी रिजर्व समझ लो फटाफट। ओके, व्हाट इज द कम्युनिटी रिजर्व, सेम थिंग, नंबर 2, लेट्स गो, कंजर्वेशन रिजर्व, नंबर 3 कम्युनिटी रिजर्व, तिरुप्पादाई माराथुर, हाँ मेरे ख्याल से वही नाम है, जहां तक मेरा गेस है, गेस का याद है मुझे थोड़ा बहुत। कम्युनिटी रिजर्व पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले कम्युनिटी रिजर्व नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो अपने सीक्रेट ग्रोव्स वगैरह नहीं है, नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ओके, नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नाउ फोकस ऑन biodiversity conservation plus improvement of socio-economic conditions, socio-economic conditions जिसको हम कहते हैं नंबर 3, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट कौन करता है, एक कमेटी बनाते हैं लोग, कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, ओके, लिख लीजिए। डन, ये वाला याद रखना, ये पॉइंट, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ गया तो आपको लगेगा हो ही नहीं सकता ऐसा, तो पर ऐसा ही होता है। बताओ डाउट। फोर्थ नंबर, नो चेंज टू लैंड यूज अलाउड अनलेस बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी अग्री। मतलब जो लैंड का आपका कैरेक्टर है, ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से वो एग्रीकल्चरल लैंड या पैस्टोरल लैंड है, उसको आप ऐसा हमें बेच दो या किसी को बेच दो और बोलो कि हाँ यहाँ फैक्ट्री लगा लो, ऐसा नहीं हो सकता। उसको होने के लिए आपको वहाँ का लोकल कमेटी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अग्री करना पड़ेगा। तो ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि लोग जो लोग हैं उनको आप हक दे रहे हो कि यहाँ का एरिया का डिसीजन मेकिंग में आपका इक्वल हिस्सा रहेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लिखा मैंने, स्टेट गवर्नमेंट कैन नोटिफाई कम्युनिटी रिजर्व इवन इफ वन पर्सन अग्रीज टू वॉलंटियर फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स। जानते हो अर्थ क्या है, कि एक गांव है फॉर एग्जांपल, ओके नाउ गांव के आसपास फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है और देन यू हैव से नेशनल पार्क दैट इज गोइंग फ्रॉम हियर, तो ये जो है ना कम्युनिटी रिजर्व घोषित करने का एरिया, उसके लिए अगर एक बंदा भी गांव का जो रजिस्टर्ड होगा वो आके कहता है कि हाँ मैं इसका देखरेख करूंगा, उतना एम्पल रीजन है स्टेट को कहने का कि हाँ ये एरिया कम्युनिटी रिजर्व है। पूरे गांव की सहमति नहीं चाहिए, कोई एक बंदा, एक फैमिली या पूरा कम्युनिटी साथ में आके बोले कि हाँ हम इसकी देखरेख करेंगे, वो कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर देंगे। ठीक है, ऑब्वियसली डिसीजन स्टेट मेकिंग का होता है, वो बस वॉलंटियर करता है, उनको कोई पैसा ऐसा नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग कम्युनिटी के साथ रहते हैं तो जिम्मेदारी भी उनकी है, इसलिए ये प्रोविजन डाला गया। साइड प्लीज, लो भाई लिखो लिखो फटाफट लिखो। कम्युनिटी रिजर्व ऑलवेज अराउंड विलेजेस, कम्युनिटी कहां होगी, वहीं पे तो आपका रिजर्व होगा ना, तो यू विल हैव एक्सपेक्ट टू हैव सम हैबिटेशन समवेयर ना। उदित क्या क्वेश्चन आपका, मुझे पूछो, रुको मैं चैट देख रहा हूं। अमित 1 सेकंड, पॉइंट 5 दोनों में ज्यादा प्रोटेक्टेड कौन ज्यादा है, प्रोटेक्टेड आपको क्या लग रहा है बताओ मुझे, यहाँ पे कोई रोक टोक है क्या, यहाँ पे देखो क्या लिखा हमने, रेजिडेंट ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व डू नॉट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कम है, यहाँ पे क्या है, आपको वो कमिटी बैठा दिया आपने, कमिटी को इक्वल पार्ट दे दिया आपने डिसीजन मेकिंग में, लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसका ज्यादा है, इसलिए तो इसके अंदर आपका आता है सेक्रेट ग्रोव्स, वन पार्ट ऑफ इट इज सेक्रेट ग्रोव्स, इसी के तो अंदर आता है, देखो तभी तो इसका हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है ना। गॉट इट, क्लैरिटी आ गया, स्टेट ओन्ड है, स्टेट ओन्ड है। अभी एक पॉइंट मत पकड़ो कि यार एक पर्सन कैसे कर सकता है, भाई ये प्रोविजन है, नॉर्मली कम्युनिटी मान जाती है क्योंकि उनका फायदा है उसमें, ठीक, मोर और लेस फायदा ही होता है, पर ये प्रोविजन है। अभी आपको अगर प्रोविजन पूछ दिया जाए और आप वहां पे ऐसा बोलोगे नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वैसा आपको न्याय नहीं लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई भारत सरकार कभी-कभी एक बंदे का भी बात मानती है। चलो आगे बढ़ो, फिक्सेट नहीं होने की चीज पे, कौन सा आपने यहाँ पे ऐसा भी आपको मैं इराज भरोसा बना दूंगा रात रात। ओके, कम्युनिटी रिजर्व हो गया, कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या बता, वर्मिंग करना है ना फ्रेंड्स, वर्मिंग का कांसेप्ट आपको क्लियर है, मुझे बताओ पहले, अगर नहीं होगा तो फिर मैं बता दूंगा आपको। टू हेक्टिक, काहे का हेक्टिक यार, इतना इजीली तो मैं आपको करा रहा हूं ये सारा कुछ। हां, वर्मिंग वाला कर ले, चलो फाइन, लेट्स डू देन वर्मिंग का थोड़ा सा कांसेप्ट क्लियर कर लो क्योंकि काफी लोगों को इसमें टेंशन लग रहा है। ठीक है, ऐड कर लो बस जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कल वाले नोट्स में ना, बस ऐड कर लीजिए वर्मिंग का। नंबर 1, मैंने आपको बाकी सब जो लिखा है वो तो ठीक है कि प्रॉब्लमेटिक एनिमल होगा जो अपना लॉस कर रहा है, चाहे वो खेती बाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, ह्यूमन लाइफ हो, जो भी, ठीक है, पहले आपको पता है वो शेड्यूल 5 में था, अब हटा दिया गया है। ठीक है, एक दो चीज लिख लो बस जो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ओके देख लीजिए, सवाल ऐसे पूछेंगे आपसे, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डज नॉट डिफाइन
ध्यान रखो, इसको इंपॉर्टेंट इसे मार्क करो। इट डज नॉट डिफाइन व्हाट अ वर्मिन इज। व्हाट इज अ वर्मिन? अब बताओ भाई, मुझे बताओ भाई, व्हाट इज द कॉमन सेंस? मुझे बताओ क्यों क्यों डिफाइन नहीं करते ये? क्यों नहीं डिफाइन करते? मैं बाकी किताब में देखना, उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि कल ही आपने देखा ना कि वर्मिन क्या है, कुछ टाइम पीरियड के लिए किसी एरिया में आप डिक्लेयर करते हो। अभी आपने अगर एक्ट में कह दिया होता कि हाँ फलाना एनिमल्स आर वर्मिन, तो फिर वो क्या हो गया? अब नॉन नेगोशिएबल हो गया ना, फिर उसको चेंज करने के लिए आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए एक्ट ये डिफाइन नहीं करता है, ध्यान रखना, कॉमन सेंस। हर चीज याद नहीं रख पाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वर्मिन का अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपको अगर ये ऑप्शन सवाल एग्जाम में पूछेगा आप मार्क कर पाओगे। ओके, नंबर 2 लिखिए। वाई का मतलब लिख दो यहाँ पे, बिकॉज इट इज टाइम एंड एरिया स्पेसिफिक। टाइम प्लस एरिया स्पेसिफिक। आज के टाइम दिल्ली में बोल सकते हैं कि मंकीज आर वर्मिन, पर इसका मतलब थोड़ी ना कि आप देश भर में वर्मिन मारते फिरोगे, बस दिल्ली के एरिया में मारोगे। ठीक है, नंबर 2 जो मैंने कल के ऑप्शन में डाला था वो भी लिख लो। शेड्यूल 1 प्लस शेड्यूल 2 कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वर्मिन। भाई इनको प्रोटेक्शन दे रखा है, कैसे वर्मिन करके इनको मारना शुरू कर दो? कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वर्मिन, हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस के विरुद्ध है ये। नंबर 3 ओके। इन द पास्ट हाँ आपके कौन कौन सा? पहला एग्जांपल तो ऑब्वियसली नीलगाय, वाइल्ड बोर, जंगली सुअर, वाइल्ड बोर प्लस रीसस मंकी। ठीक है, ऐड टू प्रीवियस नोट्स, इतना काफी है। ऐड टू प्रीवियस नोट्स। चलो थर्ड पॉइंट बोलिए। पहले इसके पहले नीलगाय जो कल हमने देखा उत्तर प्रदेश बिहार में जिसका प्रॉब्लम है, वाइल्ड बोर जंगली सुअर, अगर आप देखते हो धान वगैरह खेती बाड़ी पूरा खा जाता है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एनिमल, अग्रेसिव एनिमल होता है। और रीसस मंकी, इनको वर्मिन घोषित किया गया था कुछ टाइम पीरियड के लिए, मतलब क्या इनका कि आप उस समय कलिंग उनका आप हंटिंग कर सकते थे। दैट इज ओनली कॉन्टेशन। गाइस ये ट्राइब कहां मिलता है? चलो एक स्टोरी आपको सुनाता हूं 2 मिनट, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। ये ट्राइब इंडिया में कहां पे मिलता है? बाइगर ट्राइब, हमको बताइए। वेयर डू फाइंड बाइगर ट्राइब इन इंडिया? नागालैंड। ये नागालैंड कब गया? हु डिक्लेयर्ड वर्मिन? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए तो लिखा है ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगा ना, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। बाइगर ट्राइब किधर है? नॉर्मली मध्य प्रदेश में बोलते हैं ना, मध्य प्रदेश, साउथ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, करेक्ट। इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है? सबसे ज्यादा टाइगर किधर है? एमपी। एमपी है। अब एक चीज देखो, कॉमन सेंस तो नहीं है, एक जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूं। ठीक है, अभी देखो बाइगर ट्राइब में एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर यहाँ पे इस क्लास में कोई है बाइगर ट्राइब के तो वो बता पाएंगे बेटर। पर बाइगर ट्राइब में कॉन्सेप्ट होता है कि वो जंगल के अंदर जाते हैं और टाइगर का जो हंट हुआ होता है ना, टाइगर जिसका हंट किया रहता है, ठीक है, तो हंट करने के बाद उसने कुछ खाया, टाइगर एट सम पार्ट ऑफ इट, और जो लेफ्ट ओवर होता है, जो थोड़ा बहुत बचा रहता है मीट जिस भी एनिमल का, वो बाइगर ट्राइब इस लेफ्ट ओवर को लेके आते हैं खाने के लिए। जो नेबर्स आर बाइगर्स, शुभम आप उनसे पूछना, इसको कहते हैं रार, रार मीट। ठीक है, रार मीट, पूछ क्या नाम से, वो आपको बताएंगे सही तरीके से। ठीक है, मैंने तो बस इसका आर्टिकल्स पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रेडिशन है, कल्चर है, ट्राइबल एरिया है ना गाइस, ट्राइबल एरियाज है, उनके अपने अपने कल्चर है, वो आप क्यों नहीं पूछ सकते, वो कल्चर है। अब आप देखो ये रार मीट जो है ये बाइगर ट्राइब लेके आता है जंगल से। अब ये जो लेफ्ट ओवर है जिसने जिसको भी खाया, हाँ फॉर एग्जांपल मान लो वो शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 एनिमल निकल गया, शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 एनिमल निकल गया। अब ये जो ट्रेडिशन है रार मीट का, जो कि लेफ्ट ओवर है, उन्होंने हंट नहीं किया, टाइगर ने हंट किया, टाइगर ने मारा, टाइगर ने कुछ छोड़ दिया, तो बाइगर ट्राइब उसको लेके आता है एंड देन दे हैव व्हाटएवर दे ईट इट, रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो भी, इट इज नॉट फॉर बॉदरेशन। बट व्हाट हैपेंस बिकॉज़ ऑफ द 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यू फाइंड दैट दिस एक्ट इज नाउ यूज्ड टू गो अहेड एंड क्रिमिनलाइज द एक्शन ऑफ द बाइगर ट्राइब। वर्मिन को कहां ऐड करना है? वर्मिन वाले नोट्स में। आई एम फ्रॉम मंडला डिस्ट्रिक्ट, आई हैव सीन दैट, करेक्ट। आर यू गेटिंग इट? तुम कॉन्सेप्ट समझो पहले कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अब कैसे मिसयूज किया जा रहा है, थोड़े चैलेंजेस हम देखेंगे। व्हाई दे आर नॉट गिल्टी, हाउ आर दे गिल्टी, टेल मी दैट फर्स्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया तुम्हारा 1972 में, बाइगर ट्राइब इंडिया में सालों साल हमारे से बहुत पहले से, वो ये ट्रेडिशन और ये नॉन इन्वेसिव ट्रेडिशन है, मतलब वो जाके थोड़ी ना एनिमल को मार रहा है, वो लेफ्ट ओवर लेके आ रहा है। समझो कॉन्सेप्ट, एक होता है कि आपने जाके एनिमल को हंट किया और उसका मीट लेके आए, जो कि ऑब्वियसली से पनिशेबल है। एक होता है कि आप गए नेचुरली ऑकरिंग प्रेडेटर प्रे में उसका थोड़ा मीट बचा और वो लेके आया। तो समझ रहे हो, यहाँ पे देखो लॉ बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता, दिस इज इन द ग्रे जोन, बट स्टिल यू फाइंड कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज यूज्ड टू क्रिमिनलाइज द एक्शन ऑफ द बाइगर ट्राइब। They didn't do anything wrong, correct? They're not even harming animals, correct? Shubham, you're from Chhattisgarh, correct? मैंने कहा किया क्रिमिनलाइज किया, वो लोग तो गिल्टी नहीं है। अच्छा सही, करेक्ट, गुड, ठीक है, तब तो मैं तो आई रेड इट रॉन्ग प्रोबब्ली। ठीक है, तो लेट्स राइट डाउन, पहले ये एग्जांपल लिख लो, उसके बाद थोड़ा चैलेंजेस आइडेंटिफाई करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। स्पेसिफिक चैलेंजेस देखेंगे, वो बुक्स वाले नहीं देखेंगे कि लैक ऑफ अवेयरनेस फलाना ढिमकाना, उससे कुछ नहीं होने जाना। लेट्स राइट, चलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के चैलेंजेस कुछ बस आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि बायोडायवर्सिटी भी करना है। ठीक है, सबसे पहले ये वाला पॉइंट लिख लो, इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ डब्ल्यूपीए, इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ डब्ल्यूपीए रिगार्डिंग इंडिजिनस कम्युनिटीज या ट्राइब्स।
नेक्स्ट, नया सीखा है कभी? कितने लोगों ने सुना था इसके बारे में आज तक कि बाइगर ट्राइब लेफ्ट ओवर रार मीट लेता है? कितने लोगों ने सुना था? सुना था? नहीं सुना था? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। देखो ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल्स डालोगे ना तो ऑब्वियसली आप समझोगे आपका कोई भी कोचिंग नोट से बेटर होगा। कोई भी ऐसा जो रैंडम 5 साल से उनका नोट्स ही चेंज नहीं हुआ, वही चल रहा है। हम भी जब लास्ट अपियर किए थे तब भी वही नोट्स था, आज भी वही, तो थोड़ी ना ऐसे होता है, कितना कुछ चेंज हो गया। नंबर 2, और हमने तो भाई 10 साल हो गए अपियर किए हुए। नंबर 2 लिखिए फटाफट, बाकी सारे चैलेंजेस आप लिख लोगे, ठीक है। नंबर 2 लिखिए यहाँ पे, पेनल्टीज बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे लिखो बिकॉज ऑफ पॉइंट नंबर 1, जो हमने पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, इट लीड्स टू लेसर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द कंजर्वेशन प्रोसेस। It leads to lesser conservation process in the conservation process. Okay. Next, ये challenges हम identify कर रहे हैं, challenges या criticism जिसको कहते हो आप। Number 3, चलो बताओ कोई डाउट है? एड्रेस इट। आई थॉट एनवायरनमेंट इज इजी। ब्रेकिंग न्यूज, शिवांग, एनवायरनमेंट इज, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट विदाउट ज्योग्राफी, एंड एनवायरनमेंट पॉलिटिकल वगैरह भी नहीं समझ सकते। ओके, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, हम जब क्लाइमेट करेंगे आप देखोगे कितना क्लोजली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 3, इनएडिक्वेट मिनिमल इंक्लूजन ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप किसी भी, हमने इतने सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़े माय फ्रेंड्स, हमको बताओ कहीं पे भी हमने क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया? जबकि आप जानते हो कि कोई भी पॉलिसी जो कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है, हां वर्ड ही एनवायरनमेंट कंजर्वेशन है आपका, एनिमल एंड प्लांट लाइफ, क्या वो क्लाइमेट चेंज के बगैर ठीक रह सकता है? नहीं, सबसे बड़ा लूपहोल उसका है, ठीक है। नंबर 4, नो सेपरेट मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स, उसको हमने कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर रखा है, ठीक है। और हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए, आपको पता है रीजंस, अर्बनाइजेशन, ये वो 50 रीजंस हमने लिखे हैं। पॉइंट नंबर 5, स्पीशीज स्पेसिफिक नोटिफिकेशन बाय डब्ल्यूसीसीबी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड, जो भी किया था 2 मिनट पहले, ठीक है। डब्ल्यूसीसीबी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड, रिमेंबर सीबीआई के जैसा ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो होता क्या है, आपने डब्ल्यूसीसीबी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हां भाई टाइगर का खाल अब मतलब इसके ऊपर इंटेलिजेंस हम डाल रहे हैं, ये नहीं अभी ट्रैक करेंगे हम क्लोजली, ठीक है। व्हाट हैपेंस बिकॉज़ ऑफ दैट नोटिफिकेशन, जो स्पेक्युलेटिव मार्केट है, जो इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट है ना, वहां पे टाइगर का खाल का और दाम बढ़ जाता है। तो अब दाम बढ़ गया तो पोचर को इंसेंटिव ज्यादा है ना। सोचो कल के टाइम आपको दाम कोई ऑफर कर रहा था 100 रुपए, आज भारत सरकार का नोटिफिकेशन आ गया तो अब आप क्या बोलोगे कि मैं 100 नहीं, अब तो मेरे को 1000 चाहिए। तो क्या किया आपने? पोचिंग इंसेंटिवाइज कर दिया एक तरीके से। आपने वो क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, अपने कॉज को आपने एड्रेस नहीं किया, आपने इफेक्ट को एड्रेस किया। समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम के चलते डब्ल्यूसीसीबी के नोटिफिकेशंस ब्लैक मार्केट के प्राइस राइज और फॉल के साथ जुड़े हुए रहते हैं। टेल सॉल्यूशन ऑफ पॉइंट 5, और दिस इज स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के लिए यू कांट अवॉइड इट, देयर इज नो सॉल्यूशन। आपको नोटिफिकेशन तो इशू करना ही पड़ेगा ना, पर दिस कम्स एज लाइक अ, क्या कहते हैं इसको, साइड इफेक्ट के जैसा समझो इसको, कि कोई भी चीज जो बैन करोगे ना वो लोग ज्यादा चाहते हैं, ठीक है। उसको एक दूसरा इफेक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, कि कोई भी चीज अगर बैन करने जाओगे तो वो और ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। आई थिंक गनिंगर इफेक्ट ना कुछ कहते हैं उसको। इट इज नॉट फॉर अवेयरनेस। स्पेकुलेशंस मार्केट क्या होता है? जहां पे कि आप सट्टा बाजार जिसको कहते हैं, सट्टा बाजार ऐसा समझो। कोई चीज आपने बैन कर दिया तो वो अभी खरीदने वाले और हो जाते हैं ना। कल के टाइम तक अभी लोग सोच रहे थे कि हां ठीक है ले नहीं ले, अब बैन हो गया तो चलो जो मार्केट में बचा है फटाफट ले डालो। तो क्या पोचर को और इंसेंटिव है ना कि सप्लाई करते रहो, तो वो और ज्यादा अपना एफर्ट लगाएगा एनिमल को मारने के लिए। दैट इज द पॉइंट। Why do we not use informer in dark market? Vedanta, we do that. That is what WCCB does ना. It takes care of the investigation, intelligence gathering. Intelligence gathering कैसे होता है? आपके informers होते हैं. Okay, आपके जंगल के पास में कोई टैक्सी का यूनियन होगा, क्योंकि कोई भी आ रहा है जंगल में मारने, वो गाड़ी लेके आ रहा है ना, हाँ? या ढाबा वाला होगा, कहीं ना कहीं रुकेगा. You will have people along the road who will keep a close eye कि हाँ भाई जंगल में कौन आ रहा जा रहा. कोई पनवाड़ी होगा, कोई फॉरेस्ट गार्ड होगा, वो बताते रहते हैं हाँ भाई सब दिल्ली नंबर का गाड़ी गया था. अभी उस फॉरेस्ट में आज तक दिल्ली नंबर का गाड़ी देखा नहीं गया, तो फट से फोन घुमाया जाएगा, हाँ भाई चेक करो, रोक के देखो ना, के उसको क्या करता है. और क्या इंटेलिजेंस कैसे चलता है? एक होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस, एक होता है सिग्नल इंटेलिजेंस, एक होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस. वो बाद में डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी वाले क्लास में अगर मेरे साथ किया तो. चलो, दिस इज इट माय फ्रेंड्स. दिस कंक्लूड्स योर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, इंडिया का डोमेस्टिक लॉ मेकिंग. साइड प्लीज. चलो हायर रिस्क मोर प्रॉफिट, करेक्ट तुषार, यू हैव पुट इट वेरी नाइसली. दिस कंप्लीट्स योर फॉरेस्ट वाला पार्ट. नाउ लेट्स डू द बायोडायवर्सिटी वाला पार्ट, जो कि उतना डिफिकल्ट नहीं है, इसके जैसा इतना डिटेल नहीं है. ओके, आपके स्टडी आईक्यू के बुक में कितने पेज में दिया हुआ है उधर ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? आई थिंक एक या दो पेजेस. ग्रीन मफलर हिमांशु जब एयर पोल्यूशन करेंगे तब करेंगे ना वो सब. एक या दो पेज दिया ना. हाँ, अभी मुझे बताओ फ्रेंड्स, तुम वो एक पेज जाके पढ़ के जाते, तुम कोई सवाल आंसर कर पाते? कल रात वाले कर पाते क्या? बहुत बेसिक सवाल दिए मैं बता रहा हूँ ना. जो आप लोग पूछते हो ना कि सर मेरे क्लास नोट सफिशिएंट नहीं, अगर ये पढ़ लोगे ना गाइस, आप कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी उठा के ऐसा आप उसका ऐसे कर दोगे. आई एम श्योर ऑफ इट. आपके पहले कितने बच्चों ने किया है और आपके बाद भी कितने बच्चे, इसी में बस करंट अफेयर्स मुझे ऐड करते जाना है. आई गॉट ऑल करेक्ट, मैं बोला था ना क्या?
बहुत इजी है guys। चलो अब शुरू करते हैं लास्ट पार्ट। क्लास कितने बजे तक चलेगी किसी ने पूछा था। देखो भाई मेरा इच्छा नहीं है कि आपका संडे बर्बाद करूं मैं 2:30 बजे तक आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। एज सून एज यू फिनिश दिस आई लीव यू, आई हैव नो इंटरेस्ट। मुझे इनफैक्ट मैं सोच रहा था इंडिया का मैच वैसे तो जाके देखेंगे, कुछ चिल करेंगे, थोड़ा बोरियत हो गया, एनवायरनमेंट में भी पक गया थोड़ा, ठीक है। चलो लेट्स गेट इट नाउ। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऐसे ही लिखना, नोट्स बनाना फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी हो जाएगा। प्लस आपको इस टॉपिक में तो कभी इशू नहीं होगा, आई कैन अश्योर यू। ओके, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मतलब भाई इंटरनेशनली आज तक क्या क्या हुआ है, ठीक है। अभी आप लोगों ने कितना कुछ सुना है ना, कॉप ये वो ये 10 15 50 नाम आते हैं, सब कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कभी कॉप 16 बोल रहे हैं, कभी कॉप 28 हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा कॉप कहां यूज हो रहा है, विल फिगर इट आउट। चलो ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेट्स ब्रेक दिस। पहला बात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट समझो, आपके इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में 6 सब ट्रीटीज आते हैं, 6 ट्रीटीज आपको याद रखने हैं, 6 कन्वेंशंस याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो वो 6 पहले हम लिस्ट डाउन करते हैं और उसके बाद हम इंडिविजुअली उसको समझ लेंगे। ओके, सो लेट्स राइट डाउन फर्स्ट, लिस्ट देम डाउन, नंबर 1 से लेके नंबर 6 तक। चलो 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, लिखिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सबसे पहला। ओके, उसके बाद आपका आता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, जिसको हम कह रहे थे अभी तक साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये हम समझेंगे आज डिटेल में, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं साइट्स, इसको कह रहे हैं CBD, ठीक। ओके, उसके बाद कहते हैं हम नेक्स्ट थर्ड वाले CMS, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, CMS। लाल से लिखने में मेरी आंखें रुक जाती है। नंबर 4, नंबर 4 इसको हम कहते हैं बेसिकली, ये रामसर कन्वेंशन कहते हैं कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ये वेटलैंड्स को लेकर। ओके, और सिक्स्थ है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज, WHC, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। हमें समझना है इन सारों को अब तोड़ के, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैं कहीं से भी शुरू कर दूंगा तो और कंफ्यूज हो जाओगे। ये लिख लीजिए, सर प्लीज ब्रेक, माय मॉम डज नॉट ईट विदाउट मी। अरे खाते खाते लिख लो जिमिन क्या जा रहा है। सर 25 पेजेस है मैग्रा हिल की बुक में, चलो एक काम करो ब्रेक ले लो, ले लो ले लो, टेक अ ब्रेक, जाओ ले लो, ये जिमिन फटाफट खाना खा लो, कर लो ले लो 5 मिनट्स ब्रेक। लेट्स मीट एट 120 122 के बीच में मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, फटाफट कर लो, जिनका जो डाउट है मुझे बताओ क्या डाउट है क्रोनोलॉजी में। मंकीज आल्सो हैविंग रिलीजियस सिग्निफिकेंस, व्हाई एनवायरनमेंट वाज डिक्लेयर्ड वर्मिन। रिलीजियस सिग्निफिकेंस मंकी का होता है कि लंगूर का होता है, बताओ। रिसर्च मंकी का क्या है कि आप दिल्ली में कभी देखे हो हाँ कि यहाँ प्रेसिडेंट सैल्यूट ले रहा है, पीछे रिसर्च मंकी दौड़ रहा है, या कितने लोगों को काट लेता है, डिजीज फैलाता है, करेक्ट। जब भी पब्लिक न्यूसेंस हो जाए ना कोई एनिमल तो उसको वर्मिन डिक्लेयर कर देते हैं, दैट इज ऑल। रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो एलिफेंट को भी तो एक बार जानते हो, एलिफेंट जब तोड़ा ताड़ी कर रहा था तब भी बहुत कॉल उठा था कि एलिफेंट को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाए, तब भारत सरकार ने नहीं किया, दैट इज द सेंस। प्लीज साइड 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 लिखो लिखो, सॉरी सॉरी सॉरी, फटाफट जो लोग खाना पीना खा रहे हो, चाय पानी ले रहे हो, हुक्का पानी जो है फटाफट करिए। लेट्स फिनिश दिस 6 10 मिनट का है, उसके बाद चल रहा हो। सर व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, अभी करेंगे वो। हाँ यू कैन रिलाई ऑन दिस नोट्स फ्रेंड्स, मैं कैसे कन्विंस करूँ आपको। यू कैन रिलाई ऑन माय नोट्स, आराम से जस्ट रीड माय नोट्स, साथ में करंट अफेयर्स का जो भी आएगा उसको ऐड करते चलो। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्चुअल डाउट हो किताब देखो बस, और कुछ नहीं करना है। अभी से लेके 26 मई तक जो भी करंट अफेयर्स का रिलेटेड आता है डेवलपमेंट्स, वो आपको अपने आंसर में ऐड करना है। किताबी वाला आंसर नहीं लिखोगे आप। हाँ, ये जो चैलेंजेस क्रिटिसिज्म आपकी किताब में होंगे उससे बहुत अलग है। किताब में आपका लिखा होगा नो अवेयरनेस, नो मनी, लेसर हार्शर पेनल्टीज, नहीं हार्श पेनल्टीज हो गई हैं अमेंडमेंट में, पर वो अभी छापे जा रहा है वो 10 साल से कि नीड्स मोर हार्शर पेनल्टीज। हाँ, छापने वाला ने ये चेक नहीं किया कि 2022 में हो गया ऑलरेडी वो। तो ऐसे स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म निकालना जरूरी है फ्रेंड्स, समझे। किताबी क्रिटिसिज्म लिखोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, फिर अटेम्प्ट रिपीट करोगे, फिर बोलोगे यार मेरा मेंस नहीं होता। तो कोचिंग नोट से सबका नहीं हो जाता फिर, ठीक है। चलिए टाइम हुआ 1:20, मैं ऐसा पढ़ाने की मूड बना फटाफट कर। एवरी एमपी एंड डब्ल्यूएस हैज टू हैव कंजर्वेशन रिजर्व, नो मानसी, इट इज द जॉब ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू डू इट। स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा पे, रिमेंबर यू रोट इट योरसेल्फ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड हैव, इट इज कंप्लीटली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गॉट इट फ्रेंड्स, बुक स्किप मत करिए, ठीक है। बुक को ना एक एडिशनल रिसोर्स जैसा रखिए, पहले क्लास फॉलो करिए, क्लास के बाद देखिए बुक में क्या एडिशनल है वो देखो, नोट बनाओ, खत्म करो, दैट इज ऑल। नोट बनाओ इस तरह के, ताकि आपको जब एनवायरनमेंट रिवाइज करना हो 3 घंटे में पूरा एनवायरनमेंट रिवाइज कर सको। कल अगर जीएसटी का पेपर लिखने जा रहे हो मेंस का, तो आज 3 घंटे में करना पड़ेगा ना रिवाइज, डेली आपके मेंस होंगे। आप लिख के आ रहे हो सुबह से शाम, एक बार तो देखोगे ना। तो बस वही नोट मेकिंग का पर्पस ही वही है कि आप मेंस के एक दिन पहले रिवाइज कर पाओ। अगर नहीं उस तरह के मोटे मोटे नोट्स बना रहे हो तो छोड़ दो, और इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको। ये फ्लुएंसी करीब आपको 5वें 6ठे बार जाके आएगा। WPS टू एनालाइज द एक्शंस ऑफ बायगर्स, करेक्ट। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क मतलब इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन। गौरव यू वेरी काइंड, थैंक्स भाई, गौरव यू वेरी काइंड, थैंक्स। पॉइंट 6 का लास्ट वर्ड, कन्वेंशन, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, कन्वेंशन। थैंक्स गौरव, थैंक यू। इफ अ शेड्यूल 1 एनिमल डाइज ड्यू टू मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, विल इट बी पनिशेबल ऑफेंस। देखो ये लीगैलिटी की बात आ जाती है, तो उस पे यू हैव टू लुक एट द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या था, ठीक है। पर पोचिंग हंटिंग अलाउड नहीं है। अगर मैन एनिमल, अब तुम जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, कॉर्बेट में आप कभी अगर क्रॉस किया होगा, आपने देखा होगा स्पीड लिमिट है उधर, कि यू कांट क्रॉस 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर पर आवर, पर दिल्ली की सारी जनता वहां पे 80 पे भगाती है। अगर तुमने एक दिन गलती से टाइगर छू दिया तो तुम जेल जा रहे हो। व्हाई? बिकॉज़ प्राइमा फेसी तुमने टाइगर को मारा है बिकॉज़ ऑफ ओवर स्पीडिंग।
यू रियलाइज दैट? सो दैट इज वेरी सर्कमस्टेंशियल। अगर आप स्पीड लिमिट के अंदर थे और अगर आपका रजिस्टर हुआ स्पीड लिमिट तो बच जाओगे, क्योंकि वो पब्लिक रोड पब्लिक यूज करोगे। पर अगर स्पीड लिमिट के ऊपर थे और गाने सुनते हुए जा रहे थे, अर्जन वैली वे करते हुए, उधर से वैली वैली होते हुए हल्द्वानी जेल। कॉप कहाँ है? कॉप क्लाइमेट में आएगा जमीन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट में आता है। क्लाइमेट बाय द वे आप शुरू कर रहे हैं, मैं आपको अगले हफ्ते का एजेंडा बता दूं क्या? मैं कल शाम में आपके उनके साथ डिस्कस कर रहा था, रुको, मैं आपके कल मेंटर के साथ डिस्कस कर रहा था, 1 सेकंड, मैं आपको अगले हफ्ते का बता देता हूँ। 27th का क्लास फ्रेंड्स, एक मिनट, मोए मोए, 27th का क्लास, ओके, December 27th, उस दिन हम लोग करेंगे पीवाईक्यूज भर के, ओके, ओनली पीवाईक्यूज फॉर 3 आवर्स विद ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव डन राइट फ्रॉम डे 1, क्योंकि एक यूनिट खत्म हो रहा है अपना, तो पूरा पीवाईक्यूज करेंगे। 27th वाला क्लास मिस मत करना, लाइव आने की कोशिश करना। 26 को करेंगे हम वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स, कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये सारे 27 को आपका पीवाईक्यूज है। 28, 29, 30 पूरा चीज, क्लाइमेट चेंज का सब कुछ, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एडेप्टेशन, क्लाइमेट मिटिगेशन, क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट फाइनेंस। आई बिकम लाइक वन ऑफ दोस वेटर्स इन द होटल, सारा ऐसा मैं तुमको मेनू बताते जा रहा हूं, पर ये करना है। नेक्स्ट वीक बाय सैटरडे वी वुड हैव फिनिश्ड द क्लाइमेट चेंज पूरा। कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल क्रिसमस खाओ, एकदम मस्त खाओ, एंजॉय करो, चिल करो। इसलिए तो आज मैं आफ्टर योर क्लास मेरा भी छुट्टी है फ्रेंड्स, जबकि आज मेरा छुट्टी था, मैं और मेरे कॉलीग सारे छुट्टी पर, आई हैड टू फिनिश दिस, नहीं तो फिर वो क्रिसमस के बाद अगर हम करते ना तो वो कंटिन्यूएशन टूट जाता, वो प्रॉब्लम हो जाता फिर। अभी एक बार कर लोगे ना तो हो जाएगा, डन। चलो आगे बढ़े। क्या खाना खा लिया क्या जमीन? बताओ मेरे को, कैसे अकेले अकेले खा रहे हो? मैं ऐसे भूखे खड़ा हूँ, 1:20 हो गया, लंच टाइम तो हो गया। आयुषी आएगा ना? हो गया, डन। चलो लेट्स स्टार्ट। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, चलो भाई सबसे पहले नंबर 1, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं कितना ही लिखूँ, मुझे थोड़ी नोट्स बनाने, मैंने तो कर लिया अपना हार्डवर्क, ठीक है। चलो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फटाफट। इसमें 3 चीजों की बात हुई है फ्रेंड्स, पहले बात समझ लो, ये बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए है, इसमें 3 चीजों की बात हुई है, ओके। फर्स्ट, व्हाट डू दे अग्री टू? कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑब्वियसली, क्योंकि नाम ही है भाई, तो सबसे पहले इन्होंने ये किया। बी, लिख लीजिए छोटे छोटे पॉइंट्स। सेकंड, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। आपके जो बायोडाइवर्सिटी के जो भी सामान है, लीव्स, खाना पीना, बी कीपिंग, ये वो, हाँ, जो भी आपको बायोडाइवर्सिटी से मिलता है उसको आप सस्टेनेबली यूज करोगे, ओके। एंड साथ में फेयर प्लस इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, मतलब अकेले अपना सस्टेनेबिलिटी यूज नहीं करोगे, आप सबके साथ शेयर करोगे, शेयरिंग इज केयरिंग। फेयर प्लस इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, लिख लो, ठीक है। यही 3 थे इनके, 3 इनके पार्टी थे, बस यही चीज था। इसके अंदर अब मोर इंपॉर्टेंटली ध्यान करना गाइस, इसके अंदर इन्होंने 2 प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए। सीबीडी हैज, यहां पे लिखे, सीबीडी हैज 2 प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स मतलब अग्रीमेंट्स, ओके। फर्स्ट वन को हम कहते हैं नागोया प्रोटोकॉल, ओके, और दूसरे वाले को हम कहते हैं कार्टागेना प्रोटोकॉल। एकदम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आप। सीबीडी हैज 2 प्रोटोकॉल्स, नागोया और कार्टागेना, ओके। नागोया प्रोटोकॉल इज टू डू विद एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, लिखिए, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लस जो ये पॉइंट आपने लिखा, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, बस यही चीज, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, बस इतना याद रखना कि यहां पे जेनेटिक रिसोर्सेज को एक्सेस और शेयरिंग की बात हुई है। दैट इज ऑल, दैट इज योर नागोया प्रोटोकॉल, इतना ही आपको जानना है। और कार्टागेना में मोर इंपॉर्टेंटली आपका कीवर्ड क्या है, देख लो, कार्टागेना का कीवर्ड क्या है। कार्टागेना में हम बात करते हैं लिविंग जीएमओ या एलएमओ। अब ये क्या होते हैं देख लीजिए, जीएमओ इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ओके, जीएमओ इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ओके, या एलएमओ व्हिच इज माय लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, लिख लो इधर, एलएमओ इज माय लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कार्टागेना प्रोटोकॉल के अंदर हम क्या बात करते हैं कि आपको सेफ हैंडलिंग करना है। फर्स्ट थिंग, जो भी आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट उनको सेफ हैंडलिंग करना है, उसके बाद सेफ ट्रांसपोर्ट करना है और सेफ यूज करना है, बस, दैट इज ऑल, ठीक है। सेफ हैंडलिंग, सेफ यूज, सेफ ट्रांसपोर्ट। अब एक बात बताओ गाइस, आपको एक सवाल आना चाहिए यहाँ पे, एक सवाल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्या यहाँ पे, पहले मुझे आपका चार्ट दो सर, मतलब क्या जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होती है, मुझे बताओ, व्हाट आर जेनेटिक रिसोर्सेज। नागोया एंड कार्टागेना डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले मुझे बताओ जेनेटिक रिसोर्सेज होती क्या है, फोकस ऑन द बेसिक्स फर्स्ट, गिव मी एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, बताओ। कल हमने जब वो देखा था डोडो वाला, वो पीजीसी का हमने लिखा था, पीजीसी, डिड वी राइट अबाउट पीजीसी, जब हम लोग डोडो वाला डिस्कस कर रहे थे, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, जर्म प्लाज्म, एक तरीके से, जिससे कि आप लाइफ बना सकते हो फिर से। आज मेरा पीजीसी लेके आप कुछ और बना सकते हो ना, करेक्ट। तो बस वही सारी चीजों का आपको एक्सेस देना है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ मान लो टाइगर लुप्त हो जाता है आज, और हमारे पास टाइगर का पीजीसी है, तो अंडर नागोया प्रोटोकॉल वी आर रिस्पांसिबल फॉर शेयरिंग दैट पीजीसी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर कंजर्वेशन प्रोसेस। वो लोग जो भी रिसर्च करना चाहें उसके लिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके यहाँ जो स्पीशीज है वो आप ही वो हम ही रखेंगे, नहीं, वो सबको बिलोंग करता है। जिसको कहते हैं ना, यू आर लोकल इन लिविंग बट ग्लोबल इन आउटलुक, वही आपका एनिमल लोकल हो सकता है, पर वो एनिमल अर्थ का है ना, तो वो सबको, उसका पीजीसी सबको अवेलेबल होगा। वॉइस इज गॉन, हाउ इज इट गॉन, वॉइस गया क्या, आ रही है ना, समझे। सो दिस इज इट, दिस डज विद एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज। यहां पे लिखो फॉर एग्जांपल जर्म प्लाज्म, लिखिए अपने जेनेटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, एक होता है जर्म प्लाज्म, बाकी सारे भी लिख लो, आपके जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज होंगे, हाँ, एनिमल के रिसोर्सेज होंगे, करेक्ट, प्लांट के होंगे, वो सारे लिखो ना,
हेयर फॉलिकल जो सब कुछ है, आपके फॉरेस्ट, एनिमल, प्लांट स्पेसिफिक जो भी है वो आप सब कुछ शेयर करोगे। और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं? ट्रेट, करेक्ट, जो भी पॉलन ग्रेन्स, सीड, बार्क, सब कुछ। व्हाट आर माय लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स? हाँ, सिंपल है यार, जो भी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करके प्रिपेयर कर रहे हो, लिखिए इधर, व्हिचएवर यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम आफ्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रिपेयर्ड आफ्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो एक चीज देखो गाइस, आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके मान लो पर्टिकुलर सैंपल तैयार किया, फाइन, अब उसको आपको कहीं और भेजना है, तो उसके अंदर कार्टागेना प्रोटोकॉल आता है, वो कहेगा सेफ एक्सेस, सेफ यूज, सेफ ट्रांसपोर्ट, जैसे सेफ हैंडलिंग, सेफ यूज, सेफ ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या है? ये कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करेगा? मुझे ये बताओ, ये लिविंग चीज है, प्लीज रिमेंबर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब उसमें लाइफ है, ये कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करेगा? हमको बताओ, पहले वो सोचो। कैन आई से दिस कि जो भी मेरा लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मैं ट्रांसपोर्ट का बात कर रहा हूं, यूज का बात कर रहा हूं, हैंडलिंग का बात कर रहा हूं, दिस विल क्रॉस माय टेरिटोरियल बॉर्डर्स। अभी आपको पता है कि जो CITES है, साइट्स, वो भी उसी रूल के लिए है कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, वो भी रोकने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए। तो यहां पे लिखिए शेयर्स कंपोनेंट्स विद साइट्स, ये प्रोटोकॉल साइट्स को कॉम्प्लीमेंटरी मानते हैं, ये दोनों साथ में काम करते हैं ताकि आपका लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और इंडेंजर्ड स्पीशीज दोनों का क्रॉस बॉर्डर ट्रेड आप रेगुलेट कर सको। समझे? गेटिंग इट? लिखो इसको, दैट माय कार्टागेना प्रोटोकॉल शेयर्स कंपोनेंट्स विद साइट्स, CITES, साइट्स। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स इज नॉट अ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इट इज एन ऑर्गन, इट्स अ ऑर्गन दैट यू डोंट यूज एनीमोर। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के वो जेनेटिक्स के साथ खेल रहे हो। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ENGG, इंजीनियरिंग, प्रिपेयर्ड आफ्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग। गॉट इट फ्रेंड्स? दिस इज योर CBD, बुझे? ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड, नंबर 2, लेट्स डू साइट्स नाउ, क्योंकि साइट्स काफी देर से काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे इस पे कि सर इतना बोल रहे हैं इसके बारे में पर हमको पता कुछ नहीं, तो लिखो इसके बारे में, साइट्स के बारे में। कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, साइट्स, बुझे? लिखिए लिखिए, अब नेक्स्ट लिखिए साइट्स के बारे में। फर्स्ट फुल फॉर्म आपको पता है, दूसरा लिखो यहाँ पे पॉइंट ए, फुल फॉर्म आपको पता है, वो मैंने लिखा। ओके, ये आया था, केम इनटू फोर्स इन 1975, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, पर ध्यान रखो बस, क्रोनोलॉजी किसी दिन पूछ दिया तो आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, अब लिखिए यहाँ पे साइट्स इज legally binding on states, but it has no way of self executing. इसका अर्थ क्या होता है मैं समझाता हूं आपको, पहले लिख लो, it has no way of self executing. ओके, मीनिंग, ओके, इसका मीनिंग जो आपने लिखा, it has no way of being self executing, इसका मीनिंग लिख लो, for sites to be fully implemented, the country साइट्स नेशनल लेजिस्लेशन प्रोग्राम, पहले आपको चाहिए एक मैनेजमेंट अथॉरिटी प्लस एक साइंटिफिक अथॉरिटी। ओके, एक मैनेजमेंट अथॉरिटी प्लस एक साइंटिफिक अथॉरिटी, नंबर टू, ओके, प्रोहिबिट ट्रेड वायलेटिंग द कन्वेंशन, नंबर थ्री, लिखिए, लिखो पहले पॉइंट सी, सेकंड लाइन, मैं सब बता दे रहा हूं। फर्स्ट, केम इनटू फोर्स इन 1975, स्टेटमेंट 2, साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स बट इट हैज नो वे ऑफ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग। मतलब इसका अर्थ क्या है कि आपने बस साइन कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी में चेंज लाने पड़ेंगे। ओके, देखिए भाई मैंने कहा है इट नीड्स टू इंक्लूड इट इन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, आपको एक लॉ पास करना पड़ेगा जो भी साइट्स के रिकमेंडेशंस है। और उसके अंदर आप देखते हो कि साइट्स का एक नेशनल लेजिस्लेशन प्रोग्राम है। क्यों है ये प्रोग्राम? क्योंकि सी है, सी एग्जिस्ट करता है ना, आपको साइट्स का जो रूल है वो आपके लॉ में होना चाहिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या आपके गजेटेड इसमें होना चाहिए, तो इसलिए उसने एक नेशनल लेजिस्लेशन प्रोग्राम बनाया है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हम लोग कहते हैं ना कि वी शुड लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो भाई साइट्स ने बेस्ट प्रैक्टिसेस बताए कि भाई आपको ये करना चाहिए कैपेसिटी बिल्डिंग के हिसाब से। सबसे पहला क्या है कि आप एक साइंटिफिक अथॉरिटी बनाओ, एक मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाओ, ठीक है, उसके बाद आप एक प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेड करो उसमें, क्योंकि इवेंचुअली क्या है, इट प्रोहिबिट्स इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, करेक्ट। हमारा एंड गोल यही है ना कि हमें इसको रोकना है, इंडेंजर्ड स्पीशीज का लेन देन को रोकना है, तो उसके लिए इन्होंने ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस बताए। अब साइट्स क्या करता है, हर कंट्री को वो एक रैंकिंग देता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। एक क्या है साइट्स का रूल, मान लो इंडिया इन चार में से 3 कैटेगरी में था, तो इंडिया को देंगे वो कैटेगरी नंबर 2। मान लो पाकिस्तान इन 4 में से बस एक पे है, तो वो नीचे रहेगा। यूएसए फॉर एग्जांपल चारों का चारों कर चुका है, तो वो इंडिया से ऊपर रहेगा। इस हिसाब से उन्होंने 4 रैंकिंग बोर्ड्स बना दिए।
सीज क्या, सीज और कॉन्फिस्केट रिकवर्ड आइटम्स। आपने पोचिंग किया, आप ट्रेड करने जा रहे थे, आपको धर लिया, तो आपको डोमेस्टिक लॉ में होना चाहिए कि चलो जो बंदा पोचिंग कर रहा था या सेल कर रहा था उसको तो आप चलो क्रिमिनल लॉ के अंदर आप प्रोसिक्यूट करोगे, पर जो सामान है टाइगर का स्किन है उसका क्या, वो क्या करोगे, वो क्या थोड़ी ना डीएम साहब के घर में जाके उनके ड्राइंग रूम में लगेगा, नहीं, उसका भी तो कुछ तरीका है। तो वो सीजिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द रिकवर्ड आइटम्स, उसके लिए भी उसने बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाए कि आप क्या करोगे, जो एनिमल का फाइनली आपको डेड पार्ट मिला, डेड बॉडी मिला, वन हॉर्न डायनासोरस का सिंग मिला, या हाथी का ट्रंक का सूंड, वो आइवरी टस्क मिला, जो भी मिला, व्हाट इज टू बी डन ऑफ दैट, थोड़ी ना आप जाके उसको बेचोगे, तो इट नीड्स टू बी सीज्ड एंड डिस्ट्रॉयड इन अ पर्टिकुलर मैनर, उसके बारे में उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस बताए। लास्ट पॉइंट ऑफ डी, सीज और कॉन्फिस्केट रिकवर्ड आइटम्स, CONFISCAT, इसको मतलब होता है ले लेना, वापस नहीं देना, ठीक है। रिकवर्ड आइटम्स जो भी आप ट्रेड करने जा रहे थे वो आप ले लोगे, सीज कर लोगे, जो बंदा ट्रेड कर रहा था वो तो जाएगा जेल में, पर सामान का क्या होगा उसके बारे में। सी का सेकंड लाइन, फॉर साइट्स टू बी फुली इंप्लीमेंटेड द कंट्री मस्ट इंक्लूड द प्रोविजंस इन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, यही तो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे बड़े बड़े अक्षर में आप चाहो तो लिख लो इसको ऐसे लिखो यहां पे कि साइट्स और डोमेस्टिक पॉलिसी या डोमेस्टिक लेजिस्लेशन ये कॉम्प्लीमेंटरी है, तभी आपका काम करेगा, ये इनका रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, सेम थिंग, साइट्स का अकेला रूल कुछ नहीं कर सकता, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में। अरे मेरे नाम से कौन है यहाँ पे, भुवनापुर झा के नाम से, सीज करके घर में नहीं सजा सकते, वेरी नाइस भुवनापुर झा, बहुत बड़ी, ठीक है। व्हाट इज रिटन आफ्टर कंट्री, कहां पे कंट्री, द कंट्री मस्ट इंक्लूड, कंट्री मस्ट इंक्लूड, चलो आगे बढ़ो। तो इस बेसिस पे इन्होंने रैंकिंग किया फ्रेंड्स, ठीक है, कंट्रीज का, कि हमने 4 गाइडलाइन दिए हैं, आप कितनों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उस बेसिस पे इन्होंने रैंकिंग दिया है। सबसे पहला कैटेगरी 1 लिख लो, रैंकिंग ऑफ नेशंस, रैंकिंग या ग्रुपिंग ऑफ नेशंस, ठीक है, रैंकिंग 1 या ग्रुपिंग ऑफ नेशंस, यहां पे क्या है कि आपका डोमेस्टिक लेजिस्लेशन जो भी आपका वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल, कीवर्ड है साइट्स के गाइडलाइंस, जो 4 हमने पीछे लिखे थे, तो आपका डोमेस्टिक लेजिस्लेशन में अगर सारे रिफ्लेक्ट होंगे तो आप कैटेगरी 1 में हो। कैटेगरी 2 में लिख लीजिए, कैटेगरी 2 में, ठीक है, नॉट ऑल ओनली सम, ठीक है, कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 में, कैटेगरी 3 में नॉट ऑल, फ्यू, बस 4 गाइडलाइन है, अगर चारों के चारों आप मीट करते हो आप कैटेगरी 1 में हो, अगर यहाँ पे आप 3 में मीट करते हो 4 के तो आप इसमें हो, और अगर आप 2 या 2 से कम हो आउट ऑफ 4 तो आप इसमें हो, बेसिकली यही मीनिंग है, लिख लीजिए। कोई भी फॉलो नहीं किया तो भाई कैटेगरी 3 में आया, कैटेगरी 3 में आ गया ना वो, ओके, कैटेगरी 3 में आया। बताओ इंडिया इज इन विच कैटेगरी, समझ नहीं आया कैटेगराइजेशन, ये जो 4 हमने लिखे ना यहाँ पे, ये साइट से बता दिया कि ये आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब ये करो अपने डोमेस्टिक लॉ, अपने डोमेस्टिक पॉलिसी में ये करो, करेक्ट। अब हाल फिलहाल में आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके पहले इंडिया वाज इन कैटेगरी 2, हम कैटेगरी 2 में थे पहले, बट आफ्टर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट ऑफ 2022 इंडिया हैज बीन प्रोमोटेड टू कैटेगरी 1, मतलब हमने सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लिए। हम कौन से रिक्वायरमेंट में पीछे थे, हार्शर पेनल्टीज वाले, इसलिए आपने देखा आपने वहां पे लिखा हार्शर पेनल्टीज इंट्रोड्यूस्ड, समझ रहे हो, हम पहले कैटेगरी 2 में थे, अब हम कैटेगरी 1 में हैं, और यहाँ पे लिखो नोट करके, इंडिया मीट्स ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ साइट्स, इंडिया मीट्स ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ साइट्स, इसलिए अब हम टॉप मेंबर हैं इसके साइट्स के, पहले हम कैटेगरी 2 में थे क्योंकि हमारे पास हार्शर पनिशमेंट्स का थोड़ा सेंस कम था, इसलिए इंडिया ने जाके आप देखोगे हार्शर पनिशमेंट लगाया, फ्यूएस्ट लिख लो, कोई बात नहीं, फ्यूएस्ट, नेक्स्ट, समझ में आया। ये 4 रूल जो है वो आपके डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, आपके पार्लियामेंट ने उनमें से कितनों को माना है, इंडिया ने 4 को मान लिया, इसलिए इंडिया इज इन दिस राइट, कैटेगरी 1, क्लियर। फिर सीज आइटम को म्यूजियम में नहीं दे सकते, दे तो सकते हो पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है नॉर्मली, ओके, चलिए, थक गए आप लोग, नहीं थकना नहीं है, थकना क्या है। कैटेगरी 4 कहां है, कैटेगरी 3 ही है, अगर आप 3 आउट ऑफ 4 फुलफिल करते हो आप कैटेगरी 2 में हो, 4 आउट ऑफ 4 करते हो कैटेगरी 1 में हो, और 2 या 2 से लेस करते हो तो कैटेगरी 1 में, खत्म, इससे ज्यादा नहीं जाना आपको, ओके। नाउ बिफोर वी गो फॉरवर्ड एक चीज समझ लो, यहां पे लिखो थोड़ा सा, नेक्स्ट स्लाइड, यहां पे लिखिए रिसेंट डेवलपमेंट्स, रिसेंट डेवलपमेंट्स, ये करंट अफेयर्स का है, इसमें ना जब आप नोट्स बना रहे हो एक पेज और छोड़ देना, ताकि जो भी होगा आप साइट्स का इसमें ऐड करते जाओगे, तो मैं आपको जनवरी 2022 से का बता दे रहा हूं अभी तक का, ठीक है, फ्रॉम जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स, इसमें लिखो स्टूडेंट टू कीप एडिंग टू इट, स्टूडेंट मस्ट ऐड टू दिस लिस्ट, ओके। यहां पे लिखिए फर्स्ट पॉइंट, रिसेंटली क्या क्या हुआ है, फर्स्ट लिखो, इंडिया वाज रिमूव्ड फ्रॉम द रिव्यू ऑफ ट्रेड ऑफ रेड सैंडल्स कहां मिलता है फ्रेंड्स, रेड सैंडल्स कहां मिलता है इंडिया में, साउथ इंडिया, ऐसा आंसर थोड़ी ना दोगे, आंध्र प्रदेश में मिलता है बस, आंध्र प्रदेश, ओके, नलमला फॉरेस्ट वो सब में मिलता है रेड सैंडल्स, ओके। तो व्हाट यू फाउंड वाज कि इसके ट्रेड के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारा इलीगली, आपको पता है वहां पे बहुत सारा पेड़ कटा है, तो उसका ट्रेड हो रहा था, तो इसलिए साइट्स ने भारत को रिव्यू में डाल दिया था कि आप रेड सैंडल्स का आप इलीगल ट्रेड रोक नहीं पा रहे हो, तो फाइनली 2004 के बाद 2004 में हमें इंक्लूड किया गया था, और 2022 में हमें इस लिस्ट से हटा दिया गया, हमने फाइनली कंट्रोल पा लिया है रेड सैंडल्स के ट्रेड के ऊपर। पुष्पा मूवी, करेक्ट करेक्ट, वो पुष्पा मूवी एकदम सही है,
इंडिया भी झुका नहीं, ठीक है। नंबर 2 इंडिया इज नाउ कैटेगरी 1 साइट्स मेंबर। सेकंड, ये अनाउंस हुआ था अभी हाल फिलहाल में, कैटेगरी 1 साइट्स मेंबर थे हम, ठीक है। मतलब क्या कि वी हैव फुली कंप्लाइड, इंडिया हैज फुली कंप्लाइड। ओके, और नंबर 3 लिखो, साइट्स एंडोर्स्ड द बिग कैट अलायंस, जिसको हम कहते हैं द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसके बारे में थोड़ा पढ़ना फ्रेंड्स, करंट अफेयर से रिलेटेड है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। गॉट इट फ्रेंड्स, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट करें या थक गए आप लोग? हाउ मेनी ऑफ यू आर टायर्ड? जो लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कितना है और हमने कितना किया? हम साइट्स तक पहुंचे ना? रुको मुझे देखने दो कितना है। 1 2, हमें 4 और करना है भाई। हमने अभी ये कंप्लीट किया, अब हम करेंगे ये, फिर ये। कितने लोग टायर्ड? नो टायर्ड, कंटिन्यू। सर खत्म करवा दो, कल करते, कल छुट्टी भाई। नहीं थका मैं, बस ना झुकेगा, क्या बात है। ये देखो अपना क्लास में एक्चुअल पूछ पाए, तुम लोग क्या थक रहे हो यार, कर डालो। हाँ, डर के आगे जीत है, थकान के आगे कुछ नहीं है, नींद है बस, अच्छा नींद आएगा। लेट्स गो। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, इसके 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे, छोटे पॉइंट्स हैं, डोंट वरी। कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, डोंट वरी, मैं आपको छोड़ दूंगा। आई नो कंटिन्यूअसली लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर आदत डालना पड़ेगा आपको, पता है क्या? 3-3 घंटे लिखने की आदत डाल दो। अब वो चले गए पुराने वाले अच्छे दिन। ओके, सीएमएस में सबसे पहले इसको कहते हैं ऑल्सो नोन एज बॉर्न कन्वेंशन, ठीक है, बॉर्न कन्वेंशन, ठीक है। इसका एजेंसी का नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी जिसे कहते हैं हम। नंबर 3 लिखिए, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा फटाफट, ठीक है। अब देखो, ये इजी है। टेरेस्ट्रियल माइग्रेटरी स्पीशीज, मरीन माइग्रेशन और आपके एवियन माइग्रेशन मतलब बर्ड माइग्रेशन, इन तीनों को ये कवर करता है, ठीक है। 2 अपेंडिक्स हैं, थ्रेटेंड माइग्रेटरी स्पीशीज और जिसको इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। समझने का कुछ नहीं है। अब ये देखो, मोर इंपॉर्टेंटली, इंडिया ने आज तक कुछ स्पीशीज के लिए कमिट किया है कि हाँ भाई ये माइग्रेटरी स्पीशीज जब हमारे यहाँ आएंगे हम उनका प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे। और कुछ के लिए कहा है कि ये स्टॉप ओवर्स हैं तो बस इनको हम सेफ पैसेज देंगे। समझो, रिक्वायरिंग के बाद क्या है? रिक्वायरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ऐसे समझो। पहले तो ये बताओ माइग्रेशन होता क्या है फ्रेंड्स, चलो वो भी डिस्कस करूंगा, मैं आपको बता देता हूं आज, ठीक है। पहले ये समझो कि फॉर एग्जांपल हमारे 2-3 ऐसे स्पीशीज हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर है, आसपास से आ रहे हैं, तो उनको हम पूरा कंजर्वेशन प्रोटेक्शन देंगे। और कुछ है फॉर एग्जांपल रशिया से आता है, इंडिया में थोड़ा देर रुकेगा, फिर सोमालिया की साइड चला जाएगा, तो उनको हम सेफ पैसेज देंगे। समझ रहे हो? अभी जो रीजन ऑफ माइग्रेशन वो भी लिखेंगे हम। क्या आपको पता है कि एक ऐसा क्रैब है जो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के चलते माइग्रेशन करता है? अभी सोचो आपको एग्जामिनेशन में पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉजेस ऑफ माइग्रेशन, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड हो, तो शायद लोग सकुचाएंगे मार्क करने से पहले। तो हम वो लिखेंगे द रीजंस ऑफ माइग्रेशन कौन कौन से होते हैं। पर उससे पहले ये थोड़ा फिनिश कर लेते हैं ये पॉलिसी। नंबर 5 लिखिए यहाँ पे, ठीक है। मैं माइग्रेशन के कॉजेस भी बता दूंगा आपको। चलो नंबर 5 लिखिए यहाँ पे कि इंडिया ने आज तक, हाँ इंडिया फॉर्मली, ठीक है, मतलब हमने साइन किया है, डॉक्यूमेंट साइन किया है, ओके, फॉर कंजर्वेशन ऑफ, और सबसे पहला था 2016 में, आई बिलीव, नहीं सबसे पहला था 16 में, तो सबसे हाल फिलहाल साइबेरियन क्रेन, सबसे पहला साइबेरियन क्रेन, ये हुआ था 98 में, ठीक है। लिख डालो ये सारे स्पीशीज साल के साथ लिखना फ्रेंड्स। साइबेरियन क्रेन, उसके बाद आया था मरीन टर्टल, फिर डुगोंग, फिर रैप्टर। साइबेरियन क्रेन, ओके, लिख डालो। मरीन टर्टल क्या करूं, टर्टल ये हुआ था 2007, 2008, 2016। इनके लिए हमने फॉर्मली कमिट किया है कि इनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। एंड इनफॉर्मली, मतलब जो कि हमारे यहाँ बस स्टॉप ओवर है, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर चले जाएंगे, ठीक है। इनफॉर्मली हमने कंजर्वेशन के लिए कमिट किया है। यहाँ पे लिखिए कुछ स्पीशीज जो माइग्रेशन करते हैं इंडिया की तरफ, ओके। अमूल फैल्कन लिखिए, सबसे पहला जो सोमालिया की साइड जाता है, अमूल फैल्कन। ये कहाँ पे आता है, किस स्टेट में आता है? इंडिया के अमूल फैल्कन। मुझे बताओ, हर साल एक मेजर, इनफैक्ट इंडिया का कंजर्वेशन स्टोरी का सबसे उत्तम उदाहरण है कि वहां के लोग पहले इसको मार के खा जाते थे, आज के टाइम इस बर्ड के लिए जान देने को तैयार है। कहाँ पे होता है? नहीं, नागालैंड। अमूल फाल्कन नागालैंड में आता है गाइस। इंडिया का सबसे बेस्ट स्टोरी है आज तक, पीपल लेड कंजर्वेशन जो बोलते हैं ना। एक टाइम पे वही नागालैंड के लोग इस बर्ड को
क्योंकि रेलेवेंस नहीं पता था, पकड़ के ट्रैप कर लेते थे या जो भी, कंजर्वेशन नहीं कर रहे थे। पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबने साथ में जाके बहुत सारा अवेयरनेस फैलाया, इंपॉर्टेंस समझाया, मैप्स दिखाए हैं विलेजेस को जाके कि देखो ये बर्ड रशिया से आ रहा है, यहाँ पे कुछ दिन बस रुकेगा फिर जाएगा सोमालिया। तब जाके आप देखते हो कि अब वहाँ पे श्रद्धा के भाव से उस बर्ड को देखते हैं, ये गेस्ट है हमारा, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे अमूल फाल्कन जो आता है इंडिया में नागालैंड में, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स गाइस, ठीक है। बार हेडेड गीज, ब्लैक नेक क्रेन, लिख लो ये सारे, बार हेडेड गीज, ब्लैक नेक क्रेन, एटसेट्रा, ये 3 इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो इनफॉर्मली इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनको हम टेम्पोररी शेल्टर दे रहे हैं, थिंक ऑफ इट एज अ होटल। ये आते हैं इंडिया को होटल जैसे यूज करते हैं, अपने रास्ते चले जाते हैं, तो बस ये टेम्पोररी शेल्टर इनको हम देते हैं, सेफ पैसेज जिसे हम कहते हैं, सेफ पैसेज जिसे हम देते हैं। इसे हम पकड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, जहां इसको माइग्रेट करना है वो चुपचाप जाता रहेगा। ऑलिव रिडली टर्टल थोड़ी ना माइग्रेटरी है, ऑलिव रिडली टर्टल इज नॉट माइग्रेटरी माय फ्रेंड, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखो, कर लिया क्या, लास्ट वाला क्या पॉइंट है, ये क्या है, पैसेंजर है। देखो अमूल फाल्कन क्या हो रहा है, रशिया से आया नागालैंड, कुछ दिन तक रुका, फिर चला जाएगा सोमालिया, फिर उड़ के जाएगा रशिया, देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ दिनों के लिए 1 और 2 वीक्स या 3 वीक्स या 4 वीक्स के लिए रहता है, तो उस टाइम दौरान हम फुल कंजर्वेशन देते हैं, टेम्पोररी शेल्टर, प्रोटेक्शन देंगे, वो जब उड़ गया खत्म, कुछ नहीं करना हमने उसके लिए, अलग से कुछ नहीं करना, बस सेफ पैसेज देना है, ठीक है। अब लिख लो, चलो रिलेटेड कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, उसके बाद रैपिड कोई नहीं, क्योंकि बाकी वाले थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा फ्रेंड्स, वो हो नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, 2 घंटे क्लासेस मोर देन इनफ, वी हैव कवर्ड व्हाट आई वांटेड टू कवर। ये लास्ट वाला स्लाइड लिख लो, देन लेट गो। एनिमल का माइग्रेशन के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा, एनिमल माइग्रेशन के बारे में। पहले मुझे बताओ फ्रेंड्स, बिफोर आई डिस्कस दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड से डिस्पर्सल, क्या है डिफरेंस माइग्रेशन और डिस्पर्सल का, मुझे हमको ये बताइए। ब्लैक नेक गीज, गीज GEESE, गूज का प्लूरल गीज, मुझे बताओ माइग्रेशन और डिस्पर्सल का फर्क क्या है। डिस्पर्सल हैपेंस नियर बाय, करेक्ट शुभम, सॉरी अमलान, करेक्ट, यू आर करेक्ट व्हेन यू से कि चलो लोकली होता है वो। चलिए कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके लिए। माइग्रेशन फर्स्ट पॉइंट, ये लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग डिस्टेंस, ये शॉर्ट डिस्टेंस, करेक्ट। दूसरा मुझे बताओ, आप लोग सही आंसर दे रहे हो, गुड, करेक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, करेक्ट। डिस्पर्सल हैपेंस फ्रॉम बर्थ प्लेस टू अदर प्लेस, फाइन, विपुल गुड आंसर, रुक जाना है डिस्पर्सल। माइग्रेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, पॉइंट ए से बर्ड पॉइंट बी को गया और फिर बी से ए को वापस जाता है, ये होता है माइग्रेशन में। खाने के अभाव में, मान लो यहाँ पे टाइगर रीजन पे वो था, ठीक है, खाने के अभाव में वो साउथ को चला जाएगा टुवर्ड्स सेमी टेम्परेट या थोड़ा ट्रॉपिकल रीजन, और फिर जब यहाँ पे वापस क्लाइमेट ठीक हो जाएगा तो वापस चला जाएगा अपने टाइगर रीजन पे, फिर अगले साल ये प्रोसेस को दोहराएगा, यही है ना माइग्रेशन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि माइग्रेशन इज अ साइक्लिकल प्रोसेस, वेयर एज डिस्पर्सल इज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। रुचि ऑसिलेशन नहीं, साइक्लिकल कहेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मैं पढ़ा था, करेक्ट। तो लिखो इसको, माइग्रेशन इज अ साइक्लिकल प्रोसेस, वापस आने का कांसेप्ट है ना, साल दर साल हो रहा है ये, वेयर एज दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, एक बार डिस्पर्सल हो गया फिर वापस शायद नहीं आओ आप, गेटिंग इट। डिस्पर्सल इज परमानेंट, करेक्ट, दिस इज टेम्पोररी, दिस इज परमानेंट, करेक्ट, गुड। देखो इंटेलिजेंट हो आप लोग, आई कांट डिस्काउंट दैट, ओके। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड एंड देखते हैं कि हमारे एनिमल्स फिर क्यों क्यों किस किस रीजन से माइग्रेट करते हैं। चलो सबसे पहला वन हमको बताइए फ्रेंड्स, एनिमल्स क्यों क्यों माइग्रेट करते होंगे, आप लोग उसमें स्टार्टिंग में सही आंसर्स लिख रहे थे, हमको बताओ क्यों क्यों होता है, क्यों होता है। फूड, करेक्ट, सो सर्च फॉर फूड सबसे पहला, ठीक है। सेकंड रीजन फूड अवेलेबिलिटी इज एब्सोल्यूट करेक्ट रीजन, हो गया, रिसोर्स हो गया। नेक्स्ट मीटिंग, गुड आंसर, मीटिंग के लिए, बहुत बढ़िया। नंबर 3 क्लाइमेट चेंज तो नहीं, टेम्परेचर चेंज हम कहेंगे, क्लाइमेट चेंज तो शायद नहीं कहें, पर कैन वी से टेम्परेचर रेगुलेशन या टेम्परेचर चेंज, चेंज ऑफ वेदर, हाँ। नंबर 4 कैन आई से माइग्रेशन आल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ चेंजिंग टाइड्स, हमारे फिशेस जो है टाइड्स के साथ साथ आगे पीछे जाते हैं एक एरिया के, ठीक है, तो टाइड्स कैन लीड मी टू चेंज ऑफ माइग्रेशन। नेक्स्ट लिखिए नंबर 5 सर्काडियन साइकिल, क्या होता है सर्काडियन साइकिल, ये सर्काडियन रिदम भी कहते हैं इसको। व्हाट इज सर्काडियन साइकिल या सर्काडियन रिदम, जो सुबह से शाम तक का आपका एक आइडिया है, हाँ, उठते हो एक पर्टिकुलर टाइम पे, सोने जाते हो एक पर्टिकुलर टाइम पे, लाइक आई लाइक टू स्लीप बाय 10 PM, आई लाइक टू वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ये मेरा सर्काडियन रिदम है। आपका अलग होगा, कुछ लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं, दोनों का सर्काडियन रिदम अलग है, द साइकिल ऑफ नाइट एंड डे, करेक्ट। नंबर 6 ओके, लिखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ लिखो इसको। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के अंदर इफ यू वांट टू राइट डाउन द एग्जांपल, यू कैन राइट डाउन अबाउट द ग्रीन सी टर्टल, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल, द ग्रीन सी टर्टल। एनी अदर रीजंस फ्रेंड्स, टू गिव न्यू मॉर्न, पेट मेटिंग हो गया, ठीक है। डिजास्टर नहीं, पोल्यूशन इन रिवर्स, अमूल फाल्कन, ठीक है, अमूल फाल्कन इज इन सर्च ऑफ फूड, व्हाट एल्स, और सोचो क्या क्या हो सकता है, और कोई रीजन बनता है क्या, बताइए। मीटिंग या जो स्पॉनिंग, स्पॉनिंग किस में देखते हैं हम लोग, स्पॉनिंग ये कौन सा सब क्लास में होता है, स्पॉनिंग, स्पॉनिंग किसमें होता है, फिश, बेवरूप, फिश में होता है, करेक्ट, लिखो स्पॉनिंग इज सीन इन फिशेस, रेड हेरिंग वगैरह जो नहीं, हेरिंग फिश जो है, ठीक है, उसमें आप देखते हो। एक्सप्लेन नंबर 4 टाइड्स के चलते, हाई टाइड लो टाइड के चलते भी आपके कुछ एनिमल्स डीप सी से कोस्ट की तरफ आते हैं, ठीक है, और फिर कोस्ट से फिर डीप सी की तरफ चले जाते हैं, तो इसको भी हम कहते हैं डेली माइग्रेशन, डीएल माइग्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है। माइग्रेशन हमेशा लॉन्ग टर्म पीरियड नहीं होता है, अमूल फाल्कन जैसा कि साल दर साल निकला हुआ है, कभी कभी डेली माइग्रेशन भी होता है, आवरली माइग्रेशन भी होता है, समझे। सो दिस इज टू डू विद हाई टाइड एंड लो टाइड, उसके हिसाब से कुछ स्पीशीज माइग्रेट करेंगे। सर्काडियन साइकिल रिदम डे नाइट ऑफ कॉन्सेप्ट के चलते, कुछ स्पीशीज क्या होती है, सुबह को वो दिखेंगे, रात को छुप जाएंगे, सुबह को कहीं और होंगे, रात को कहीं और होंगे, तो डेली वो एक जर्नी ले रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है,
डे नाइट कॉन्सेप्ट, सन के साथ वो अपना माइग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जिसके ऊपर स्टडी चल रहा है ग्रीन सी टर्टल के बारे में कि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से माइग्रेशन करता है। आपको बस इतना जानना जरूरी, नॉट मोर देन दैट। चलो लेट्स रैप हियर फॉर द टाइम। नेक्स्ट क्लास वी विल बिगिन विद, लेट मी सी कहां से हम करेंगे। वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर फ्रेंड्स, सीएमएस तक कर लिया हमने, 4 5 6 हमारा बचा है, इसमें टाइम लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है राम सर, ठीक है, फ्रीक्वेंटली सवाल पूछा जाता है इस पे, और ये अभी इस साल करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे ये तीनों करने में करीब 1 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो वी विल टेक दिस अप ऑन ट्यूसडे, गो हेड रिवाइज, कल 25 तारीख को मैं थोड़े और सवाल डालूंगा आपके लिए एनवायरमेंट के ऑन माय टेलीग्राम चैनल, प्लीज गो हेड एंड एक्सेस इट। साथ में मैं आपको, मुझे कोई अगर याद दिला देगा तो मैं आपको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के जो एनिमल्स हैं उनका मैं पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेरे को बस एक बार याद दिला देना कल सुबह क्या, कल सुबह 10-12 बजे के बाद, ठीक है, उठते ही मेरे को देरी होगा, ठीक है। चलो मेरी क्रिसमस फ्रेंड्स, आप लोग आबाद रहो, आने वाला साल आपका बहुत सक्सेसफुल रहे, ठीक है, और ये हमारा जो साथ है और हम बाकी सब्जेक्ट भी समझे साथ में, यही तमन्ना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं देवियों सज्जनों, मिलेंगे आपको हम मंगलवार को, ऑल द बेस्ट, बाय, मेरी क्रिसमस फ्रेंड्स, बाय बाय बाय, सेंटा से गिफ्ट मिले, थैंक यू, यू ऑल वेरी काइंड, आप लोग बहुत काइंड हो, थैंक यू, बाय। जो आप लोग मेल भेजो मैं मेल का रिप्लाई कर दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, मेरे को थोड़ा टाइम देखने दो, मैं आपके के तो साथ हूं, मैं डेली इन और आउट, ठीक है, तो मैं मेल का रिप्लाई कर दूंगा, क्लास के बारे में फीडबैक फॉर्म आपको फीडबैक देना है, फील फ्री टू डू दैट, उसी के बेसिस पे हमारा फ्यूचर एंगेजमेंट है, चलो बाय।